everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and today I'll teach you class 10 geography chapter Lifelines of National Economy. एंड ये है हमारी क्लास 10 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर. विद दिस हमारी क्लास 10 की ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. तो आज बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में एंड बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. तो गाइस चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. यानी कि हमें समझना है कि हमारी नेशनल इकोनॉमी की लाइफ लाइन कौन होते हैं. ठीक है गाइस, अब नेशन की इकोनॉमी 3 सेक्टर्स से बनती है. इतना हम अभी तक समझ चुके हैं, इतनी एसएसटी हमने पढ़ ली है, हमें पता है दैट हमारी नेशन की इकोनॉमी 3 सेक्टर्स मिलके बनाते हैं. पहला सेक्टर कौन सा होता है? पहला सेक्टर होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, जो प्रोड्यूस करता है गाइस हमारे लिए क्या? रॉ मटेरियल. ठीक है, रॉ मटेरियल वो हमारे लिए प्रोड्यूस करता है. देन दूसरा सेक्टर होता है गाइस हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है, जो एक रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाती है, जैसा हमने रिसेंट चैप्टर में पढ़ा. एंड नंबर लास्ट पे आता है हमारा, यानी कि थर्ड सेक्टर होता है गाइस हमारा कौन सा? टेरिशरी सेक्टर, जिसमें आती है मेनली ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और इस ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को ही लाइफ लाइन्स बोला जाता है नेशनल इकोनॉमी का. कौन है लाइफ लाइन्स नेशनल इकोनॉमी की? लाइफ लाइन मतलब कौन सस्टेन कर रहा है नेशन की इकोनॉमी को, चला कौन रहा है, कनेक्ट कौन कर रहा है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. अब कैसे कर रहा है वो हमें इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा. बट एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे देती हूँ. जैसे कि गाइज आप समझो कि एक शुगर केन, जैसे कि शुगर केन किसका रॉ मटेरियल है? शुगर का रॉ मटेरियल है, हमें पता है. तो गाइज अगर एक फार्मर ने शुगर केन उगाई है, क्या उगाई है? शुगर केन, गन्ने उगाए हैं उसने, तो वो उगा के क्या करेगा? उसको जल्दी से शुगर मिल पे पहुंचा देगा, जिससे कि उससे जो है शुगर बन जाए. ठीक है गाइज, अब गन्ने जो है शुगर मिल तक कैसे पहुंचेंगे? आप कहोगे दीदी ट्रक में बैठ के पहुंचेंगे ये गन्ने वहां तक. तो ट्रक क्या है? ट्रक है ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है गाइस, और जब शुगर मिल तक गन्ने पहुंचे होंगे तो ऑब्वियसली इसमें कुछ टाइप की कम्युनिकेशन भी जुड़ी होगी. फार्मर जो है उन्होंने शुगर मिल वालों को कॉल भी करी होगी, उनसे कनेक्ट भी करा होगा, उनसे बात भी करी होगी दैट इतने टन्स ऑफ शुगर केन हम वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, इस समय तक आ जाएंगे, क्या डिमांड है एंड ऑल दैट. कुछ ना कुछ तो फ़ोन पे बात भी हुई होगी. तो उसमें क्या आ जाता है? कम्युनिकेशन आ जाता है. तो जब भी कोई रॉ मटेरियल किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक पहुँचता है, चाहे वो शुगर केन हो, चाहे वो आयरन ओर पहुँच रहा हो आयरन इंडस्ट्री तक, चाहे वो कोल पहुँच रहा हो किसी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री तक, कुछ भी कोई भी रॉ मटेरियल जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इन्वॉल्व होता है, कम्युनिकेशन सेक्टर इन्वॉल्व होता है. तभी हम क्या कहते हैं? दैट लाइफलाइन है ये नेशन की इकोनॉमी की. क्या? हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. अब जब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सामान रेडी हो गया, शुगर रेडी हो गई, अब उस शुगर को अलग अलग मार्केट तक कौन पहुँचाएगा? आपके पास वाली दुकान तक कौन पहुँचाएगा? ट्रांसपोर्टेशन. आप कहोगे दीदी ट्रक में शुगर आएगी और फिर वो ट्रेडर्स जो है हमारे आसपास की दुकानों तक पहुंचा देंगे और हम जाकर ले आएंगे. तो यहाँ सब में मेन रोल किसने परफॉर्म करा है? कनेक्ट करने का, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में. तभी हम ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन. तो इसी बारे में हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अब इन्होंने हमें बताया कि हम अपने डेली डे टू डे लाइफ में बहुत सारे तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं. कुछ हमारे घर के पास वाली शॉप पर मिल जाती हैं और कुछ हमारे आसपास में अवेलेबल नहीं होती, तो वो अवेलेबल कराई जाती है. जैसे स्मार्टफोन जो आप यूज़ करते हो, लैपटॉप जो आप यूज़ करते हो, कई बाहर के देशों से इंपोर्ट होकर यहाँ तक आते हैं. तो इंपोर्ट कैसे होते हैं? ट्रक में बैठ के ही तो आते हैं, अलग अलग एरोप्लेन में बैठ के आएंगे, शिप में बैठ के आएंगे. अब कुछ ऐसे कपड़ा होता है जो बाहर के देश से, जैसे हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे कॉटन फैब्रिक जो है इंपोर्ट कराया जाता है. तो भाई इंपोर्ट कैसे हो के आएगा? या तो वो किसी वाटरवेज के थ्रू आएगा या एयरलाइंस के थ्रू आएगा. तो जो चीज़ हमारे आसपास में नहीं मिलती है हम उसे बाहर के देशों से इंपोर्ट कराते हैं, और जो चीज़ बाहर के देशों को भेजनी होती है उनको हम बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करते हैं. तो इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी मेन रोल कौन परफॉर्म करता है? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. यानी कि सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक चीज़ को अगर पहुंचाना है तो उसमें मेन रोल कौन परफॉर्म करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेडर्स. अब इस चीज़ को समझो. जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आपको क्या चाहिए? सिंपल एग्जांपल ले लो, आपको चिप्स का पैकेट चाहिए, आपको चिप्स खाने का मन कर रहा है, तो आप कहाँ जाओगे? अपनी पास वाली दुकान पर जाओगे चिप्स लेने के लिए. बट क्या तुमने कभी सोचा है कि पास वाली दुकान पर चिप्स कैसे आया? अपने आप चल के तो नहीं आया होगा ना. यही कॉमेडी हमारी एनसीईआरटी में भी करिए. ये देखो आप, यहाँ लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. चिप्स का पैकेट अपने आप नहीं चलेगा, वो जो है सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक पहुंचाया जाएगा. ठीक है गाइस, अब इस चीज़ को समझो आप. सप्लाई लोकेशन क्या हुई? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, डिफाइन सप्लाई लोकेशन क्या हुई. तो गाइस अब मैंने आपको क्या कहा कि तुम्हारा चिप्स खाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है. अब चिप्स कहाँ है? चिप्स तो चिप्स की फैक्ट्री में बन के बहुत सारे चिप्स पड़े हुए हैं. अब चिप्स के अपने आप आ जाएगा चल के तुम्हारे पास? नहीं, तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? शॉपकीपर की दुकान पर जाना पड़ेगा, वहाँ चिप्स तुम्हें मिल जाएगा. ये रही भैया शॉपकीपर की दुकान. ठीक है,
ये हो गई शॉपकीपर की दुकान। अब क्या शॉपकीपर की दुकान तक कैसे आया चिप्स? चल के आया था अपने आप? नहीं। तुम कहोगे दीदी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आया होगा, यहाँ पे कोई शॉपकीपर को ट्रांसपोर्ट कर गया होगा। यस, यही चीज़ हमें समझनी है। दैट जो है हमारे जितने भी गुड्स होते हैं या सर्विसेज हो गई, वो कहाँ पे होती हैं? वो होती है सप्लाई लोकेशन पे। यानी कि सप्लाई लोकेशन यहाँ पे क्या हो गई? हमारी फैक्ट्री हो गई। प्रोड्यूसर्स के पास होते हैं हमारे गुड्स। किसके पास? प्रोड्यूसर के पास। जैसे चिप्स की फैक्ट्री वाले के पास चिप्स है, तो चिप्स की फैक्ट्री क्या हो गई? हमारी सप्लाई लोकेशन हो गई। अब डिमांड लोकेशन कहाँ है हमारी? ये शॉपकीपर के पास, जिसके पास शाम को चाय के साथ खाने के लिए मैं चिप्स लेकर आने वाली थी। ठीक है, डिमांड लोकेशन क्या है? शॉपकीपर की दुकान। तो अब इस चिप्स को सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक किसने पहुंचाया? आप कहोगे दीदी कोई एक छोटा सा ट्रक आया होगा या बड़ा आया होगा, उसमें ये कार्टून भरे गए होंगे चिप्स के, और वो हमारे शॉपकीपर को लाके दे दिए गए होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन ने मेन रोल परफॉर्म करा किसका? हमारे गुड्स को डिलीवर करने का, फ्रॉम द सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन। एंड अब ट्रांसपोर्टेशन जो ये लोग फैसिलिटेट करते हैं कि ट्रक वाले को बोलेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, यहाँ से इतना सामान यहाँ पहुँचा दो, उन लोगों को क्या बोला जाता है? उन लोगों को बोला जाता है ट्रेडर्स। सम पीपल आर एंगेज इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट्स को करवाने में। अब ट्रक अपने आप तो नहीं चल के आएगा, ट्रक को अपने आप तो आइडिया नहीं आएगा, चलो भैया वहाँ से फैक्ट्री से चिप्स लेके ना इस वाली शॉपकीपर को दे दो क्योंकि तुम्हारी सिमरन दीदी का खाने का मन कर रहा है, नहीं, या तुम्हारा खाने का मन कर रहा है, नहीं। कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं जो है फैसिलिटेट करेंगे, फैक्ट्री वालों को बोलेंगे इतना जो है आप रेडी करके रखो सामान, मार्केट्स में जाके सामान को उसको बेचेंगे, इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। उनको क्या कहते हैं हम? उनको हम कहते हैं गाइस ट्रेडर्स। तो थोड़ा स्लाइड ऊपर करके दिखाती हूँ। सम पीपल आर एंगेज इन फैसिलिटेटिंग दिस मूवमेंट, दीज आर नोन टू बी द ट्रेडर्स। ये क्या करते हैं? ये ट्रेडर्स होते हैं। ये प्रोड्यूसर्स से सामान लेके कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। प्रोड्यूसर कौन हुआ? फैक्ट्री वाला। उससे कंज्यूमर तक सामान किसने पहुंचाते हैं? जो बीच का रोल परफॉर्म करते हैं वो ट्रेडर्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है गाइस, अब जैसे जैसे हमारा कंट्री डेवलप हो रहा है वैसे वैसे हमें गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत है। ठीक है गाइस, अब लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ी, आपके यहाँ अच्छी शुगर मिल्स है, आपके यहाँ अच्छा आयरन एंड स्टील हो रहा है, अच्छा एल्यूमिनियम हो रहा है, तो मतलब आपकी कंट्री में तरक्की हो रही है। तो गाइस अगर कंट्री की तरक्की करनी है तो हमारे को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तो बूस्ट देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? ये लाइफ लाइन है। आपने भैया बहुत सारा आयरन और इकट्ठा करके रख लिया है अपने पास में माइन में, बट उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाओगे कैसे? अच्छे ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अच्छी सड़क बनी होगी वहाँ पे, ट्रेन में या ट्रक में या रेलवे ट्रैक्स अच्छे बने होंगे, तभी तो ट्रांसपोर्ट होगी, वो इंडस्ट्रीज तक पहुँचेंगे। तो अगर हमें डेवलपमेंट लानी है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को भी डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो विद दिस अगर हमने एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अपना बना लिया और कम्युनिकेशन बना लिया तो हमारे यहाँ पे क्या आएगी? फास्ट डेवलपमेंट आएगी। तो इसलिए हमारी कंट्री में मूवमेंट ऑफ गुड्स के और सर्विस के लिए हमारे पास हमने 3 डोमेन्स को यूज करके अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसको जो है पूरा का पूरा डेवलप करा है। लैंड में आ जाते हैं हमारे सबसे पहले रोडवेज और रेलवेज। रोड कहाँ होती है? लैंड पे होती है। सड़क कहाँ है? धरती पे ही तो है। ठीक है, और रेलवेज कहाँ होती है? पटरियाँ कहाँ लगती हैं? लैंड पे लगती हैं। तो लैंड को यूज करके हमने अपनी रोडवेज और रेलवेज डेवलप करी। देन वाटर को हम कैसे यूज करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए? हम बोट्स बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं, पोर्ट्स बनाते हैं, और वहां से हमारा जो है ट्रेड फैसिलिटेट हो जाता है। एंड लास्ट एयर का यूज करके एरोप्लेन। ठीक है गाइस, तो यही हम अब डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कैसे हमने जो है अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डेवलप करा है बाय यूजिंग रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, पाइपलाइंस एंड ऑल दैट। अब गाइस एक चीज यहाँ हमें और बताइए, हमेशा एनसीईआरटी में ना पुराने जमाने से कंपैरिजन करते रहते हैं कि पहले जमाने में इतनी तरक्की नहीं थी, अब ज्यादा है। तो हाँ, इस सेक्टर में भी यही है। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड जो है आज के समय पे बहुत ज्यादा हाई हो गया है। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ी है, पहले इतना नहीं था। पहले तो ना मतलब कि अगर आप मानो तो ट्रेड लिमिटेड स्पेस में होता था। अब जैसे एक कॉटन मिल वाला है, ठीक है, जिसने कॉटन के क्लोथ्स बनाए समझो आप, तो उसके पास बहुत कम ऑप्शंस होते थे। जैसे कि उन्होंने अपने पास कॉटन के जो है क्लोथ्स अगर रेडी कर लिए हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के 3-4 शहरों में उन सामान को जो है पहुंचा सकते थे। बट आजकल किसी ने अपना ब्रांड खोला है, किसी की अपनी फैक्ट्री, उन्होंने कॉटन के कपड़े बनाए हैं, तो उनके पास बस आसपास के 3-4 शहर नहीं है, पूरे इंडिया में भी वो कहीं भी अपना सामान को ट्रेड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को ट्रेड कर सकते हैं। और साथ ही के साथ आज के समय में तो बाहर के देश में भी कहीं भी आप अपना सामान भेज दो। क्यों? क्योंकि वी हैव कम्युनिकेशन पावर ऑल्सो। हमारे पास इंटरनेट है, उसके थ्रू हम अपना कहीं भी कुछ भी जो है सामान को भेज सकते हैं, बेच सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लिमिटेड स्पेस में हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गए हैं। वो किसकी वजह से नहीं रहे हैं? बिकॉज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसी ट्रांसपोर्ट का भी है। पहले क्या होता था गाइस, गांव से शहर में जाने की, एक शहर से दूसरे शहर में जाने में बहुत समय लगता था, समझे आप, पता नहीं कितने घंटों के। इवन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज लिटिल गर्ल, जब मैं छोटी थी, तो अगर हम एक शहर से दूसरे शहर जाते तो बहुत समय लगता था, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे। मुझे ट्रैवल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
था, अब कुछ अच्छा लगने लगा है। बहुत देर लगती थी, जाम है, ठीक है, बट अब देखो आप, अब हमारे एक्सप्रेसवेज बन गए। अब ट्रैवलिंग में मज़ा आता है, ठीक है, ये ईयरफोन्स प्लग इन करें और मज़े से गाने सुनते हुए आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। एक एक्सप्रेसवे आता है, दूसरा एक्सप्रेसवे आता है, फ्लाईओवर आ जाता है, तो जाम नहीं देखना पड़ता हमारे को। और हर जगह अच्छी अच्छी रोड बननी शुरू हुई हैं। तो वो किससे हो रही हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे डेवलपमेंट आ रहा है वैसे वैसे जो है ये ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है। अब गाइस आज के समय पे इनफैक्ट हमारा जो ये दुनिया है ना, ये छोटी हो गई है। बोला जाता है कि ये क्या बन गया है, एक लार्ज विलेज बन गया है। पर वैसे तो कहने को ये कॉन्टिनेंट ये कॉन्टिनेंट ये कॉन्टिनेंट, बट हर जगह ट्रेड हो रहा है। वहाँ चाइना से सामान जो है शिप में बैठ के इंडिया आएगा, इंडिया से जो है यूरोप चला जाएगा, यूरोप से अमेरिका चला जाएगा, अमेरिका से जापान, फिर इंडिया। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इतना एफिशिएंट कब से हुआ? जब से साइंस और टेक्नोलॉजी को हमने डेवलप कर लिया है। अब एक चीज़ और याद रखो कि हम बार बार ट्रांसपोर्ट करे जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ने हमारी लाइफलाइन बना दी है नेशनल इकोनॉमी की, बट कम्युनिकेशन को मत भूलना। कम्युनिकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। अब गाइस ये सोचो आप कि एक सप्लायर है, ठीक है, फैक्ट्री वाले को ट्रेडर ने जो है क्या देना था, हमारे चिप्स के पैकेट देने थे, जिससे ट्रेडर चिप्स के पैकेट को कहाँ तक पहुँचा दे, शॉपकीपर तक पहुँचा दे। बट गाइस यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो कैसे होगा? सप्लायर को, फैक्ट्री वाले को पता कैसे चलेगा कितने चिप्स का ऑर्डर आया, कितने देने हैं, और वो ट्रेडर कितने उसको बेचने जाएगा? हमेशा फ़ोन पे कुछ बात होती होगी, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती होगी। डिमांड का कैसे पता चलेगा? जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री पे आलू आ गए, उसको चिप्स बनाने हैं तो उनको पता होगा भैया इतनी डिमांड आई है, इतने पैकेट बनाएंगे हम। तो वो डिमांड आने का पता कैसे चलेगा उनको किसी ने आके बताया होगा, किसी ने उन्हें कॉल करा होगा, किसी ने उन्हें रिपोर्ट्स दी होंगी। तो भाई जो है कम्युनिकेशन एंड हमारा ट्रांसपोर्टेशन दैट गोज हैंड इन हैंड, ठीक है। अब कहीं ओवरसीज ट्रेड होता है, कहीं पे भी ट्रेड हो रहा है, तो हमेशा जो है जब आप अमेज़ोन से अपने लिए सामान मंगाते हो, घर के नीचे जब आपके सामान आता है तो हमेशा वो डिलीवरी बॉय आपको कॉल करते होंगे। आप किसी भी साइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको फ़ोन करते हैं आके, आपका सामान आ गया, आप नीचे आ जाओ लेने के लिए, पेमेंट कर दो, ठीक है गाइस। तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को जो है हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन गोज हैंड इन हैंड। अब कम्युनिकेशन हमारी दो टाइप की होती है, अभी आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक होती है पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें फ़ोन आ गया, ईमेल आ गया आप लोगों का, आई मीन टू से जो टेलीफोन हो गया और सेलुलर फोन्स के थ्रू, ये हो गई हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन में। एक होती है मास कम्युनिकेशन, जो हमें दिन दुनिया में क्या चल रहा है वो बताते हैं, ठीक है। आपको घर बात के पता चलेगा, अच्छा यहाँ इस कंट्री में वॉर हो रहा है, इस कंट्री की इकोनॉमी गिर रही है, अच्छा हमारी कंट्री में ये हो रहा है। ये सब हमें किसके थ्रू पता चलता है? मास कम्युनिकेशन की, जैसे रेडियो के थ्रू। अब तो रेडियो लोग कम सुनते होंगे, तो हमें न्यूज़ चैनल्स हैं हमारे पास, देन हमारे पास मैगजीन्स है, देन हमारे पास रोज सुबह सुबह न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो ये हमें मास कम्युनिकेशन, सब लोगों को जो है कम्युनिकेट करती हैं जो बातें, जो इन्फॉर्मेशन, उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। जैसे अभी जब हमारे पैंडेमिक का लॉकडाउन लगा था तो थ्रू टीवी हमें पता चला, अखबारों में पता चला कि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लगने वाला है, दैट वाज मास कम्युनिकेशन, ठीक है। और अगर आपको अपने घर पे किसी से बात करनी हो, तो किसी को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो तुम कॉल करते हो, हेलो, ठीक है, समझ गए आप। तो इसलिए दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है, एक पर्सनल कम्युनिकेशन, एक मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये दोनों ही, कम्युनिकेशन भी और ट्रांसपोर्ट ही, दोनों ही मिलकर हमारी जो कंट्री है उसकी लाइफलाइन बनाती है नेशनल इकोनॉमी की। तो विद दिस अब हम सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने ट्रांसपोर्ट को। ट्रांसपोर्ट में रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज और हमारे रोडवेज को पढ़ेंगे, एंड देन पढ़ेंगे हम कम्युनिकेशन को। तो चलो पढ़ते हैं अपना पहला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज रोडवेज। तो सबसे डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी पहले रोडवेज को। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हेन इट कम्स टू रोडवेज। इंडिया में बहुत ज़्यादा पैमाने पे रोडवेज फैली हुई है, यानी कि बहुत सड़कें बनी हैं हमारे यहाँ पे। वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं है, ये याद रखना। कितने किलोमीटर्स तक स्ट्रेच हो रखे हैं हमारे यहाँ रोड्स, कितने किलोमीटर्स तक हमारे यहाँ रोड्स फैली हैं? 56 लाख किलोमीटर। लर्न कर लो, बिल्कुल यहाँ कॉपी पेस्ट कर लो। 56 लाख किलोमीटर्स तक हमारे यहाँ पे रोड्स फैली हुई हैं। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ रोडवेज ने प्रिसीड कर दिया किसको? रेलवेज, यानी कि रोडवेज आगे बढ़ गई हैं। रोडवेज ज़्यादा यूज़ करी जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू रेलवेज, ठीक है। अब उसके भी रीज़न है, या रोड्स ज़्यादा बन रही हैं एज़ कम्पेयर टू रेलवेज। अब उसके भी रीज़न है कि क्यों हमारी कंट्री में रोडवेज आगे बढ़ गई हैं एज़ कम्पेयर टू रेलवेज। रेलवेज के भी बहुत फ़ायदे आगे हम पढ़ेंगे, उनकी अपनी जगह है, बट इंडिया में रोडवेज प्रिसीड, आगे बढ़ गई है रेलवेज से। वो क्यों है? क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले गाइस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रोड बनाने की कम होती है, खर्चा कम आएगा रोड बनाने में एज़ कम्पेयर टू रेलवे ट्रैक्स लगाने में। ट्रेन की पटरियाँ लगाने में ज़्यादा खर्चा आएगा एज़ कम्पेयर टू रोड। तो अगर आपको दो शहरों को जोड़ना है, अगर वहाँ पे सड़क बन सकती है तो हम पहले वहाँ सड़क बनाएंगे, क्योंकि ट्रेन की पटरी लगाने में ज़्यादा खर्चा आएगा, ट्रेन बनेगी तो वहाँ पे ज़्यादा खर्चा हमें करना पड़ेगा। वहीं अगर आपने रोड बना दी तो कम खर्चा होगा और आपका काम भी हो जाएगा, दोनों शहरों में कनेक्टिविटी हो गई। समझ गए? दूसरी चीज़, रोड जो है हम
अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी पे बना सकते हैं। अनड्यूलेटिंग मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह पे भी आप सड़क तो बना ही दोगे, फ्लाईओवर बना देते हैं, एक्सप्रेस वे बना देते हैं, आप कुछ ना कुछ करके सड़कें बना लोगे, बट वहाँ पटरियाँ लगानी मुश्किल भी हो सकती हैं और महंगी भी पड़ेंगी। तो जो अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है वहाँ पे हम सड़क बना देते हैं। आपने देखी है पहाड़ों की सड़कें ऐसे गोल 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 सड़क बन जाती है। अब वहाँ गोल 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 आप ट्रेन ले जाओगे तो कितनी दिक्कत होगी, तो गोल 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 सड़क बना देते हैं, वहाँ पे ट्रक चले जाते हैं, आप भी अपनी कार लेके चले जाते हो ट्रिप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी को पढ़ लेते हैं हम, जो माउंटेन्स होते हैं जैसे कि हिमालयाज हो गए, जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे भी हमें रोड बनाना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, तभी रोड प्रोसीड कर गई हैं रेलवेज को। क्यों? क्योंकि अगर आपने पटरी लगा दी पहाड़ पे, यूं ट्रेन ऊपर चल के जाएगी, कितनी पावर की ज़रूरत होगी, कितनी ज़्यादा। तो इससे अच्छा है कि हम रोड्स बना दें जिससे आराम से वहाँ पे जो है ट्रक से सामान भी चला जाए और हमें जाना हो तो हम भी बस में गाड़ी में बैठ के चले जाएं, ठीक है। तो इसलिए जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पे भी रोड ज़्यादा सक्सेसफुल है। नेक्स्ट जो है रोड इकोनॉमिकल पड़ता है। अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें, याद रखना रोड इकोनॉमिकल पड़ता है और इजी पड़ता है अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें। जैसे अगर आपको अपने घर से स्कूल तक जाना हो तो ट्रेन में थोड़ी जाओगे, रोड पे जाओगे। ट्यूशन तक जाना हो तो कैसे जाओगे, रोडवेज के थ्रू, स्कूटी निकालोगे चले जाओगे, घूमते घूमते फिर वापसी बहुत देर बाद घर आओगे अपने, ठीक है। या फिर आपको जो है अगर सामान गुड्स इधर से उधर करनी हो शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो आप क्या यूज़ करोगे, रोडवेज ही यूज़ करोगे। जब थोड़ा बहुत सामान गुड्स को इधर से उधर डिलीवर करना होता है तो भी रोडवेज ही होती है। जैसे अगर आपके आसपास में आपने देखा होगा, जैसे मिल्कमैन है, अगर कोई गांव में रहता है वो मिल्कमैन है, बहुत सारा मिल्क को एक्सट्रैक्ट करता है और शहर में आके बेचता है, ठीक है गाइस। तो वो क्या करेगा, सुबह सुबह अपने घर से रोडवेज, अगर अच्छी खासी रोड बनी होगी गाँव से शहर की, सुबह सुबह अपने घर से निकल जाएगा मिल्क लेके, सारे शहरों में जो है मिल्क को जो है दे देगा, डिलीवर कर देगा और फिर घर आ जाएगा अपने। ट्रेन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ स्मॉल गुड की बात हो रही है, स्मॉल क्वांटिटी की बात हो रही है कि आराम से जो है अपने घर से निकले, बेच के सामान अपना घर पे वापस आ गए। तो जब हम स्मॉल क्वांटिटी के गुड्स की बात करें या स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल की बात करें तो हमारे लिए रोड ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं और अच्छी साबित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है गाइस, रोड हमें प्रोवाइड करती हैं डोर टू डोर सर्विस, और वो तो आपको पता ही है। आजकल तो आप घर पे वहाँ जोमेटो से, स्विगी से अपने लिए खाना मंगा लो, अमेजोन से अपने लिए सामान मंगा लो, फ्लिपकार्ट से मंगा लो, और भी पता नहीं कितनी साइट से आपके घर के नीचे सामान आपको मिल जाएगा। डोर टू डोर सर्विस कैसे हो रही है, क्योंकि भैया हमारी रोड्स बनी हुई अच्छी खासी, वो डिलीवरी वाले भैया बाइक पे आएंगे पीछे बैग लगा के और हमें सारा सामान दे जाएंगे, वो ट्रेन में थोड़ी आ रहे हैं। डोर टू डोर सर्विस किसकी वजह से पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द रोड। अगर अच्छी रोड ही नहीं होगी, रोड बनी हुई नहीं होगी, तो कैसे डोर टू डोर से डिलीवरी पॉसिबल होगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए डोर टू डोर डिलीवरी के लिए भी हमारी रोड ही सक्सेसफुल है। एंड लास्ट गाइस, रोड ट्रांसपोर्ट जो है हमारे, यानी कि जो रोडवेज हैं ये फीडर हैं बाकी सब ट्रांसपोर्ट्स की भी, रेलवेज की भी और एयरपोर्ट्स की भी। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि गाइज आज शाम को जो है, या फिर चलो कल की बात करते हैं, बीती जल्दी की नहीं, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि कल आप लोगों को दिल्ली जाना है रेलवे स्टेशन, ठीक है, हम फिर वहाँ से कहीं घूमने जाएंगे, हमें दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है और हम दिल्ली में नहीं रहते, हम किसी और शहर में रहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। आप कैसे जाओगे, गाड़ी लेके अपनी निकल जाएंगे, हम दिल्ली पहुँच जाएंगे, वहाँ से अपनी ट्रेन में बैठेंगे और जहाँ हमने प्लान करा है वहाँ चले जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ आपकी फ़्लाइट है दुबई की, आप किसी और शहर में रहते हो और आप लोगों को कहाँ जाना है, दुबई जाना है, तो दुबई की फ़्लाइट कहाँ से लेनी है, आपको दिल्ली से लेनी है, तो दिल्ली तक आप कैसे जाओगे, रोड से ही तो जाओगे। तो गाइज़ ये फीडर की तरह काम करती हैं बाकी सब ट्रांसपोर्टेशंस की भी। जैसे कि अगर किसी को रेलवे स्टेशन तक जाना है, अगर आप अपने घर से अपने लोकल रेलवे स्टेशन तक ही जाना है तो कैसे जाओगे, रोड से ही तो जाओगे ना। अगर आपके शहर में ही मान लो अगर एयरपोर्ट है, अगर आपको अपने घर से एयरपोर्ट तक जाना है तो कैसे जाओगे, रोड से जाओगे। तो इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बीच में तो रोड ही होगी ना, आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना है, रोड के थ्रू जाओगे। आपको अपने घर से पोर्ट तक जाना है, रेलवे रोड से जाओगे। आपको अपने घर से एयरपोर्ट तक जाना है, रोड से ही जाओगे। तो ये फीडर है। तो इसलिए हमने देख लिया इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। तो रोड तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है हमारे लिए। तो विद दिस गाइज हमने रोडवेज काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बताया हमारी कंट्री के अंदर रोडवेज को 6 क्लासिफिकेशंस में क्लासीफाई कर रखा है। 6 टाइप की रोडवेज हैं हमारे यहाँ, उनको अलग अलग तरीके से 6 टाइप में रोड्स बना रखी हैं, उनको अलग अलग लोग संभालते हैं। समझ गए आप, बिल्कुल ऐसा हमारा काम हो रखा है कि अलग अलग रोड्स हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं, उनकी मेंटेनेंस को भी, क्योंकि रोड हमेशा ख़राब होती रहती है, उन्हें सही करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, काम चलता रहता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग टाइप की रोड्स को संभालते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे सुपर हाईवे, यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बने हुए हाईवे, 6 लेन के हाईवे जो हमारी मेगा सिटीज़ को ज्वाइन करते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आते हैं गाइस हमारे सुपर हाईवे। तो सुपर हाईवे अगर मैं आप लोगों को इस मैप से ही समझा दूँ तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सुपर हाईवे क्या होते हैं, ये हमारे सुपर हाईवे
हमारी मेगा सिटीज़ को ज्वाइन करते हैं। पहला सुपर हाईवे हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। यहाँ गोल्डन कलर का क्वाड्रिलेटर आपको दिख भी रहा होगा। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, एक क्लोज फिगर 4 साइड से, उसको हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ देखो आप, हमारे पास एक गोल्डन क्वाड्रिलेटर है। ये एक 6 लेन का सुपर हाईवे है जो हमारी कंट्री की 4 मेगा सिटीज़ को ज्वाइन करता है, जिसका नाम है दिल्ली। ये शुरू हो गया, मतलब आप समझ लो दिल्ली से कोलकाता को ये ज्वाइन करता है, ठीक है, और कोलकाता से ये चेन्नई को ज्वाइन करता है। चेन्नई इज ऑल्सो मेगा सिटी। चेन्नई से ये मुंबई को ज्वाइन करता है एंड देन मुंबई से दिल्ली को ज्वाइन करता है। तो ये क्या है, ये एक सुपर हाईवे आप मान सकते हो कि ये चारों मेगा सिटीज़ को ज्वाइन कर रहा है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें 6 लेन है, ठीक है, 6 लेन है। 6 लेन मतलब जाम कम लगेगा, आने के जाने के रास्ते अलग हैं। तो ये 6 लेन का सुपर हाईवे है और इसको बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटर, कलेक्टिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड देन दिल्ली। ये हो गया हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटर। अब इस गोल्डन क्वाड्रिलेटर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है। नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा। ये देखो आप, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी। अगर मैं बोलूँ आपको कि हम ना ट्रिप प्लान करते हैं श्रीनगर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक का रोड ट्रिप, बाइक पे जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, तो हमारे पास रोड है, वी हैव अ सुपर हाईवे जिसके थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं। वो क्या है, ये रहा, देखो, इसको कहते हैं हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये शुरू होता है यहाँ श्रीनगर से एंड देन ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यहाँ एंड होता है यहाँ कन्याकुमारी पे आके। तो वी हैव अ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इतना बड़ा एक हाईवे है जो पूरे इंडिया को नॉर्थ से साउथ में कनेक्ट कर रहा है। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट के लिए भी है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमारे पास। ये देखो ये सिलचर असम से शुरू होता है ईस्ट में से। ये रहा रेड कलर का, ये हमारा कॉरिडोर। ये लखनऊ, ये सब कुछ सिटीज़ को पार करता हुआ यहाँ पोरबंदर गुजरात में जाके ये एंड होता है। ये रहा ईस्ट वेस्ट को जॉइन करता हुआ कॉरिडोर। ये कौन से हैं हमारे, ये तीनों हमारे सुपर हाईवे हैं, ठीक है। सुपर हाईवे इतने बड़े बड़े एरिया को ये कवर कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे सुपर हाईवे। और ये सुपर हाईवे बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों इतने बेहतरीन हाईवे बनाए गए हमारे यहाँ इतने लार्ज स्केल पे, इसलिए कि कम टाइम में लोग ट्रैवल कर पाएँ, ठीक है। रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़। अब दिल्ली से मुंबई अगर किसी को रोड से जाना है, ट्रक में सामान भेजना है दिल्ली से मुंबई तक, तो टाइम कम लगे। मैंने आपको बताया ना, पहले ज़माने में सड़कें जब सही से नहीं बनी होती थी, जाम लगते हैं, जाम लगोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर अच्छी सी सड़क बनी होगी, हाईवे पे जब हम जाते हैं तो हमें जल्दी तेज़ स्पीड में चलती है वहाँ पे गाड़ियाँ ना, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रोड्स, क्यों खाली होती है, आप स्पीड लिमिट के हिसाब से गाड़ी चला सकते हो। तो अगर अच्छी सड़कें बन जाएंगी, अच्छे हाईवे बन जाएंगे, तो चारों मेगा सिटीज़ और जो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, यहाँ से यहाँ तक आने जाने का टाइम हमारा जो है कम यूज़ हुआ। इस ऑब्जेक्टिव से ये बना था। अब बनाया किन्होंने, ये मैंने आपको कहा ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर किसी का अलग अलग काम है, हर कोई अलग अलग को संभालेगा। तो हमारा सुपर हाईवे बनाने का काम किसका है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, NHAI। तो ये आप लिखते रहो, ठीक है, अपना हेडिंग डालो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, तीनों लिख दो कि वो कौन सी 4 मेगा सिटी को ज्वाइन करते हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लिखो और लिख दो आगे NHAI। अपने नोट्स बनाते रहो साथ के साथ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बनाता है, इसकी देखरेख करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेशनल हाईवे, जो इंडिया के एक्सट्रीम पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, मतलब कि ये पूरे इंडिया को कनेक्ट करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट को, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट को, इधर से उधर फैले पड़े हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे। जब कभी आप इधर से उधर जाते हो, इधर से उधर समझ जाना, मैं बोलती हूँ तो मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो हमेशा आपको दिखता होगा, जो अगर आप गूगल मैप से अपनी लोकेशन सेट करते हुए जाते हो, वी आर ऑन NH दिस, ये ऐसे करके वो हमारी गूगल मैप बोलता है, हमारे को बताते हैं। तो ये होते हैं हमारे नेशनल हाईवे। अब नेशनल हाईवे आप यहाँ मैप में देख के ही समझ सकते हो। ये देख रहे हो आप, ये 2 रेड कलर की लाइन है, बीच में वाइट बचा हुआ है, वो है हमारे नेशनल हाईवेज। एंड यू कैन सी हियर दैट कैसे जो है पूरा हमारे एक से दूसरे जगह को हमारे देश के ये नेशनल हाईवेज ज्वाइन कर रहे हैं। पता नहीं कितने ही हमारे ये नेशनल हाईवेज हैं। ये देख रहे हो आप, ये रेड जो है बीच में और वाइट वाला, कितने सारे नेशनल हाईवेज हमारे। सो देयर आर मेनी नेशनल हाईवेज कनेक्टिंग ऑल ओवर द कंट्री। बट हम लर्न कर लेते हैं फर्स्ट वाला कि सबसे पहला नेशनल हाईवे NH1 हमारा कब बना था और क्या नाम है उसका और कौन सी जगहों को वो ज्वाइन करता है। तो गाइज हमारा जो नेशनल हाईवे 1 है वो है बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। अभी ऊपर मैप पे ले जाके दिखाती भी हूँ। पहला नेशनल हाईवे है ये हमारा, और इसको शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी बहुत अच्छे से जाना जाता है हिस्टोरिकली। तो पहला नेशनल हाईवे कौन सा है, NH1 कनेक्टिंग दिल्ली टू अमृतसर, पॉपुलरली नोन एज द शेर शाह सूरी मार्ग, ठीक है। अब ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं इनको बनाने का और मेंटेन करने का काम किसका है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD, ये आपको लर्न करना है, ठीक है।
अब हमारे जो नेशनल हाईवेज है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन सबको ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपको नेशनल हाईवे को डिफाइन करना हो तो नेशनल हाईवेज कनेक्ट द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, पहला नेशनल हाईवे कनेक्टिंग दिल्ली टू अमृतसर, पॉपुलरली नोन एज द शेरशाह सूरी मार्ग। कंप्लीट हो गया आपका आंसर। ठीक है गाइस, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हमारा नेशनल हाईवे हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्टेट हाईवेज। ठीक है, स्टेट हाईवेज कौन से हाईवेज होते हैं जो एक स्टेट को जो है उसकी बाकी कैपिटल सिटीज और बाकी सिटीज से जोड़ते हैं। रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। अब स्टेट हाईवे हमारे कौन से होते हैं जो एक स्टेट की कैपिटल को उसके दूसरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से जोड़ते हैं। समझ गए आप? जैसे कि हमारे यूपी की जो है कैपिटल क्या है, लखनऊ है, तो लखनऊ को बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, अलग अलग शहर हैं, उनसे जोड़ने वाले जो हाईवेज हैं उनको हम कहते हैं स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज बनाने का काम किनका है और जो है उनको मेंटेन करने का काम किसका है? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो हर अलग अलग स्टेट है, यूपी हो गई, एमपी हो गई, राजस्थान हो गया, सबकी जो कैपिटल्स है और उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ने की जो हाईवेज बनाने हैं उनका काम कौन रखता है, देखता कौन है? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट अपना डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे गाइस। अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स कौन सी हो गई? वो रोड जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती है। आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पता है ना, हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है और उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे भी आप रहते हो ना, आप सर्च करो कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हो, आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उस डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए जो सड़कें बनती हैं उनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मेंटेन करने का काम होता है जिला परिषद का। नेक्स्ट आती है गाइस हमारी अदर रोड्स। अदर रोड्स में आती है वो रोड्स जो गांव से कस्बों को जोड़ती हैं। ये रोड जो है हमारी, इनको रूरल रोड्स हम कह देते हैं क्योंकि ये गांव से कस्बों को जोड़ती हैं, गांव से टाउन को जोड़ती हैं। अब ये रोड्स बनाने का काम किसको दिया गया है? ये रोड्स बनाने का काम आता है अंडर द प्रधानमंत्री सड़क योजना। एंड इस प्रधानमंत्री सड़क योजना को बहुत इम्पेटस दिए जाते हैं, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा जो है हमें हम लोग कहते हैं कि इन लोगों को फंड्स भी दिए जाते हैं सो दैट ये गाँव से शहरों तक और गाँव से कस्बों तक जोड़ने की जो सड़कें उनको बहुत अच्छे तरीके से बनवाए। उससे क्या होगा गाइज, जैसे ही हमने गांव से शहर को कनेक्ट कर दिया, गांव से कस्बों को कनेक्ट कर दिया ना गाइस, तो आप सोच लो कि आपके देश में डेवलपमेंट आना शुरू हो गया। अगर हम लोअर लेवल से डेवलपमेंट लाने की शुरू करेंगे, यानी कि बिल्कुल ही सबसे गांव से ही अगर हमने तरक्की लानी शुरू कर दी, तो सोचो आपका देश कितनी तरक्की पे जाएगा। अगर हमने गाँव में बढ़िया सड़कें बना दी, हमारे गाँव में ऑल सीजन रोड्स नहीं बनी होती है, कच्ची सड़कें बनी होती है, पानी आ जाता है, सड़क खराब हो जाती है, गाँव वाले शहर तक आ ही नहीं पाते, उन्हें कोई स्कूल आना, उन्हें हॉस्पिटल आना हो, किसी काम से आना हो, पानी भर जाता है सड़कों पर, वो आ ही नहीं सकते हैं। तो अगर हम गाँव से कस्बों को अच्छे से कनेक्ट कर देंगे, गाँव से शहरों को अच्छे से कनेक्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा गाइस, हमारे कंट्री में डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें स्पेशल प्रोविजंस बने हैं कि वो विलेज से जो है पूरे के पूरे टाउन्स को जोड़ना शुरू करे बाय मेंटेनिंग द ऑल सीजन रोड्स। ऐसी रोड्स बनाए, ऑल सीजन रोड्स मतलब ऐसी रोड्स बनाए जो हर सीजन में चल सके। तो अगर ऐसा होगा, अदर रोड्स अगर अच्छे से बनेंगी, यानी कि रूरल लिंकिंग रोड्स अच्छे से बनेंगी, तो उससे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट आएगा। तो अब हमने ये वाली रोड्स भी पढ़ ली, अब हम पढ़े हैं बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर आप समझ गए ना, हमारे कितनी सारी कंट्रीज से हमारा बॉर्डर लगता है, तो बॉर्डर पे रोड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। बॉर्डर पे रोड्स मेंटेन कौन करती है, देखता कौन है, वहाँ निगरानी कौन करता है, बनाता कौन है उनको, उसके लिए एक हमारा अलग डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी 1960 में और इनकी बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। क्यों गाइस, देखो हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, नॉर्थ में नेपाल से बॉर्डर लगता है, और यहाँ अगर हम ईस्ट में देखें तो हमारा बांग्लादेश से भी बॉर्डर लगता है। तो एक तो ये बॉर्डर रोड्स को तो संभालती हैं, और साथ ही के साथ जो हमारी कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे रोड्स नहीं बनी हुई थी, तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी ऐसी जगहों पे रोड्स बनाई जहाँ पे पहले रोड्स नहीं थी। तो उन्होंने रिमोट एरियाज में भी हमारे लिए रोड्स बनाई, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आया। यू कैन इवन सी हियर दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन। ऐसी जगहें जहाँ डिफिकल्ट टेरेन है, उबड़ खाबड़ इलाके, स्लोपी टेरेन्स, वहाँ तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रोड्स पहुँचाई और उससे इन एरियाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया। तो विद दिस हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया रोड का। सबसे पहले पढ़ा सुपर हाईवे, फिर पढ़ा नेशनल हाईवे, फिर पढ़ा स्टेट हाईवे, फिर पढ़ा डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिर पढ़ी अदर रोड्स एंड लास्ट हमने पढ़ी बॉर्डर रोड्स। अब हमारी रोड्स कंप्लीट हो गई हैं। फिर भी हमें एक और चीज़ बता रखी है, दो टाइप की सड़कें होती हैं हमारे यहाँ। एक होती है ऑल सीजन रोड्स, या जिनको हम कह देते हैं मेटालिक रोड्स। ठीक है, ऑल सीजन रोड्स मतलब जो हर सीजन में बिल्कुल ठीक बढ़िया से रहेगी, बारिश आएगी तो उन पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इनको क्लासिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है। पहली होती है हमारी मेटालिक रोड्स या मेटल रोड्स। दीज रोड्स आर मेड ऑफ सीमेंट से बनी होती है, कॉन्क्रीट से बनी होती है, या बिटमिन कोल से बनी होती है ये। ठीक है, तो यूजुअली हम लोगों के यहाँ, अगर आप किसी शहर में रहते हो तो आपके यहाँ ऑल सीजन रोड होगी, यानी कि
मेटल्ड रोड ही होगी, ठीक है। दीज आर ऑल वेदर रोड्स, बारिश हो तूफान हो ये रोड वैसी ही रहती हैं। दूसरी होती है अनमेटल्ड रोड, ये बेसिकली गाइस ना रूरल एरियाज में होती है, ये मड और क्ले से बनी होती है। वैसे तो ये रोड ठीक है, बट अगर बारिश आती है तो ये गीली हो जाती है, ट्रैवल नहीं कर सकते, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी कौन सी, अनमेटल रोड। तो एग्जाम में अगर डिफरेंस लिखने को आ जाए मेटल रोड अनमेटल रोड्स, आपके पास ये रोड्स, ये रोड्स बनी है मेड ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट और इवन बिटमेंट ऑफ कोल, दीज आर ऑल वेदर रोड्स। ये क्या है, ये मेड है मड और क्ले की, इनको हम रेनी सीजन में यूज नहीं कर सकते। तो विद दिस हमने रोडवेज वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, रेलवेज, ठीक है गाइस। तो अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज रेलवेज। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। तो गाइस जैसे मैंने आपको कहा था कि रोड्स जो है हमारे लिए फायदेमंद होती हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए और शॉर्ट क्वांटिटी वाले ट्रेड के लिए, ठीक है। अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स डिलीवर करने हो तो आप रोड को यूज़ करोगे, स्मॉल ट्रैवल करना हो तो आप रोड यूज़ करोगे, अपनी स्कूटी बाइक बस या गाड़ी में जाओगे, ठीक है। बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की करें और लार्ज क्वांटिटी में अगर ट्रेड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं रेलवेज। जैसे कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो रादर देन टेकिंग अ कार यू विल प्रेफर गोइंग बाय रेलवेज। वाई, गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी, रास्ते में थकोगे, ठीक है गाइस, पेट्रोल भी महंगा पड़ेगा। वहीं अगर आप रेलवेज में जाओगे, चीप है, आराम से रेल में बैठ के आप दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हो, ठीक है। तो जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बात करो या फ्राइट लिखा है ना, ये फ्राइट मतलब लार्ज क्वांटिटीज़ में अगर आपको गुड्स को डिलीवर करना हो तो हम रेलवेज प्रेफर करते हैं। आपने कभी मालगाड़ी सुना है? कभी आप रेलवे स्टेशन पे गए हो तो प्लेटफॉर्म पे मालगाड़ी आती है, वहाँ पे अलग अलग माल भर रहे होते हैं। माल मतलब वो कोई भी गुड हो सकता है, कोल फील्ड से आया हुआ कोल हो सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के टेक्सटाइल्स हो सकते हैं, कुछ भी इधर से उधर जाने के लिए, इधर से उधर मतलब एक शहर से दूसरे शहर में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए रेलवेज आती हैं बेस्ट नंबर पे अगर हम लार्ज क्वांटिटीज गुड को जो है ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हो। तो आप पढ़ते हैं आगे, रेलवेज जो है गाइस, रेलवेज जो है बहुत सारे टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो आप समझ गए, अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात थी तब रोड्स आई थी, बट अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बात करें तो रेलवेज बेस्ट है। तो रेलवेज जो है गाइस ये अलग अलग टाइप की चीज़ों को फैसिलिटेट करती हैं। जैसे कि सबसे पहले रेलवे एक बिजनेस बनाता है हमारे लिए। क्या बिजनेस है? रेलवे गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो पूरी कंट्री में रेलवेज हैं, पूरी कंट्री में लोग इधर से उधर रेलवेज में, कई लोकल ट्रेन होती हैं, कोई कोई तो इतने बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोग लोकल ट्रेन यूज़ करते हैं, जैसे इन मुंबई। तो जितना भी पैसा होता है जो ट्रेन के थ्रू, रेलवेज के थ्रू जनरेट होता है, वो सब गवर्नमेंट के पास आता है। तो ये एक बिजनेस है। नेक्स्ट हो गया साइट सीइंग। अभी आपको कहीं घूमने जाना है, बहुत सारी फैमिली आपको कहीं घूमने जा रही है, यू डोंट हैव अ कार या फिर यू डोंट वांट टू यूज़ अ कार, ज़्यादा महंगा पड़ेगा गाड़ी से जाओगे तो यू हैव ट्रेन, आप अपनी टिकट बुक कराओ, जा सकते हो। पिलग्रिमेज के लिए अगर आपको किसी तीर्थ स्थल पे यात्रा पे जाना है, 4 धाम की यात्रा करने जाना है, तो हमारे तीर्थ स्थलों पे भी ट्रेन रेलवे स्टेशन जो है पहुँचा दी गई हैं, सो दैट हम आराम से जो है यात्रा करके आ सकें। नेक्स्ट जो है, अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करना ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि गाइस कोल माइंस है, कोल फील्ड्स है, वहाँ से अलग अलग इंडस्ट्री तक, इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्री है सब में कहीं ना कहीं कोल काम आता है। ब्लास्ट फर्नेस जलाने, कुछ करना आपको कोल काम आएगा। तो कोल को वहाँ इंडस्ट्रीज तक कैसे पहुँचाएंगे? हम पहुँचा सकते हैं रेलवेज़ के थ्रू। मालगाड़ी में कोयला भर दो और हर एक अलग अलग इंडस्ट्री तक पहुँचाओ। तो इसके थ्रू अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करना हो या लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स को डिलीवर करना हो तो रेलवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडियन रेलवेज ने 150 सालों से इंटीग्रेट करने का काम करा है हमारी कंट्री को। आपको पता है हमारी कंट्री कितनी बड़ी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इतनी सारी सोशल डाइवर्सिटी, बट ये रेलवेज ही हैं जिन्होंने ये काम करा है एक दूसरे से ज्वाइन करने का। जब हमारी मतलब इतना वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है गाइस डेवलप, अब हर एक के पास गाड़ी थोड़ी है कि हाँ मुंबई से दिल्ली चले जाएंगे, नहीं, बट ट्रेन है, ट्रेडर्स इधर से उधर जा सकते हैं, लोग कहीं भी जा सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में आप जा सकते हो ट्रेन के थ्रू। आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और पहले ज़माने से आपको ने कभी नेशनलिज्म इन इंडिया जब हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने सुना कि कैसे गांधी जी जो है पूरे इंडिया में ट्रैवल करे थे थ्रू ट्रेन, ठीक है गाइस। तो ट्रेन आज से ही नहीं, 150 सालों से ट्रेन ने इंडिया को कनेक्ट करने का काम करा है। अब जो रेलवेज है हमारी कंट्री की इकोनॉमी को भी फैसिलिटेट करती है, एक्सेलरेट करती हैं। ये इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के बीच का मेन पार्ट है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे। कोल का एग्जांपल लिया था, अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए ले लेते हैं। भाई छोटा नागपुर प्लेट्यू हमने पढ़ा था, वहाँ पे क्या होता है, आयरन ओर की माइनिंग होती है। तो आयरन ओर निकला, उसको आयरन इंडस्ट्री तक पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाएंगे हम? बल्कि होता है ये, ठीक है। तो जितने भी हमारे बल्कि और लार्ज क्वांटिटी के रॉ मटेरियल होते हैं, अगर उन्हें हम इंडस्ट्रीज तक पहुँचाना हो तो कैसे पहुँचाते हैं? रेलवेज के थ्रू पहुँचाते हैं। आधा रास्ता रेलवे तय करती है, फिर रेलवे स्टेशन से जब सामान उतर जाता है तो फिर वो ट्रक्स में बैठा के हम इंडस्ट्रीज में भेज देते हैं। हम समझ चुके हैं कि रेलवे हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं बना रखा है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक अलग टॉपिक ही है।
क्या है ये टॉपिक? डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवेज नेटवर्क इन आर कंट्री। हमारी कंट्री में किस तरीके से रेलवेज को डिस्ट्रीब्यूट करा गया, हम यहाँ समझेंगे। कहाँ पे ज़्यादा रेलवेज हैं, जहाँ पे रेलवेज कम है, किस फैक्टर पे बेस्ड होती हैं रेलवेज, ये हम समझेंगे। तो वो क्या फैक्टर्स है जहाँ पे हम रेलवे ज़्यादा लगाते हैं, क्या रीजंस है, क्या चीज़ों को देख के हम रेलवेज को किसी एक जगह पे फैसिलिटेट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है फिजियोग्राफी। ये देखा जाता है टेरेन कैसी है। जैसे मैंने आपको कहा ना, माउंटेन एरियाज़ में हम ज़्यादा ट्रेन नहीं लगाएंगे, वहाँ मुश्किल है ट्रेन लगानी और ना सक्सेसफुल होंगी। तो इसलिए हम पहले फिजियोग्राफी देखते हैं कैसी है। प्लेन एरिया ट्रेन लगाओ, बढ़िया तरीके से काम करेगी। नेक्स्ट इकोनॉमिक देखते हैं कि वहाँ पे जो है अगर हमने ट्रेन यूज़ करी, ट्रेन मतलब वहाँ पे रेलवे स्टेशन बना दिया, ट्रेन चलानी शुरू कर दी, तो इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे इकोनॉमिक है या नहीं है, यानी कि वहाँ पे लोगों को उसकी ज़रूरत है या नहीं। ट्रेड हो रहा होगा, इकोनॉमी चल रही होगी वहाँ की, इधर से उधर सामान ले जाने की ज़रूरत होगी, लोगों को इधर से उधर जाने की ज़रूरत होगी, तो वहाँ ट्रेन लगाएंगे हम और वो सक्सेसफुल होंगी। जैसे कि अगर आप मानो एक बहुत बड़ा शहर है, उसकी बहुत सारी पॉपुलेशन है और वहाँ पे क्या होगा, फिर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो लोगों को ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ेगी, सामान को इधर उधर करने के लिए आपको ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, लोग भी एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे तो भी आपको ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पे। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में आप मान लो कुछ ऐसे शहर जहाँ पे आप कह लो कि पॉलिटिकल वर्क होता है, जैसे कि कहीं, या फिर जुडिशियल वर्क होता है, जैसे कहीं पे अब हमारा दिल्ली का ले लो, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, कितने लोग रोज़ दिल्ली आते जाते हैं, तो ऐसी जगहों पे हमें ट्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सब फैक्टर्स देख के हम ट्रेन्स जो है हमारी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। होती सब जगह है बट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे ज़्यादा कम है ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दैट हमारी कंट्री में नदर्न प्लेन्स में जो है वास्ट लेवल पे रेलवे नेटवर्क है। कहाँ पे? नदर्न प्लेन्स में। नदर्न प्लेन्स कौन सा हो गया? यूपी, बिहार, पंजाब, ये वाले जो हमारा एरिया, ये हो गए हमारे नदर्न प्लेन्स। अब ये जो नदर्न प्लेन्स है गाइस हमारी, यहाँ पे हमें रेलवेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों है गाइस? देखो, एक तो वास्ट लेवल ऑफ लैंड है, कितना बड़ा लैंड है ये, यहाँ यूपी से लेके बिहार, ये पूरा एरिया कितना बड़ा है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कितना बड़ा एरिया है ये, बहुत बड़ा एरिया। और साथ ही के साथ बहुत अच्छी टोपोग्राफी है, बिल्कुल प्लेन लैंड है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ नहीं है, ना ही पहाड़ है ज़्यादा, बिल्कुल प्लेन इलाका है। तो यहाँ पे हम जो है रेलवेज आराम से बना सकते हैं। एक डिफ़िकल्टी है वो भी हम समझेंगे, वास्ट लेवल ऑफ लैंड है। नेक्स्ट क्या है? हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितने सारे लोग इस नदर्न प्लेन्स में रहते हैं। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा लोग अपनी नानी के घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे, अलग जगहों पे घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे, ट्रेड होगा, एक नदर्न प्लेन्स एक फेवरेबल फैक्टर शो करता है रेलवेज के लिए। यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, ट्रेन चलेंगी बढ़िया से, एग्रीकल्चर इनपुट बहुत ज़्यादा है बनता है, तो इसलिए हमें ट्रेन की ज़रूरत है। यहाँ पे वास्ट लेवल ऑफ लैंड है तो भी हम ट्रेन यहाँ पे बनाएंगे। बट एक प्रॉब्लम आती है जब हम नदर्न प्लेन्स में जो है रेलवेज नेटवर्क को लगाने की बात करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ रिवर्स हैं, आपने देखा है गंगा, और गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमारे नदर्न प्लेन्स में हैं। तो गाइस जब नदी आ जाती है तो फिर जो है रेलवे की पटरियाँ लगानी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए इन एरियाज़ में हमें क्या बनाने पड़ते हैं? ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं जो वाटर को जो है क्रॉस करेंगे। तो इसलिए ये एक ऑब्स्टेकल है। अगर आपको आए नदर्न प्लेन्स में रेलवे नेटवर्क लगाने पे क्या ऑब्स्टेकल आते हैं हमारे को? तो ये ऑब्स्टेकल आते हैं, नदर्न प्लेन में बहुत सारी नदियाँ हैं, अब नदी के ऊपर से ट्रेन थोड़ी ले जाएंगे, पटरी थोड़ी लगा देंगे पानी के ऊपर, नहीं। तो उसके लिए हमें ब्रिज बनाना पड़ता है, उसमें बहुत खर्चा आता है, ठीक है। तो अलग से एक नदी से दूसरी नदी को, एक वाटर बेड से दूसरे वाटर बेड को कनेक्ट करने के लिए यू हैव टू मेक ब्रिजेस, फिर ब्रिज के ऊपर पटरी। तो ये एक ऑब्स्टेकल आता है जब हम नदर्न प्लेन्स में रेलवे नेटवर्क बिछाते हैं तब, ठीक है। तो अब हमने नदर्न प्लेन्स के बारे में फुली पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो अब यहाँ पे हमारा नदर्न प्लेन कंप्लीट हो गया, हमें समझ में आ गया नदर्न प्लेन फेवरेबल फैक्टर शो करता है रेलवे सिस्टम, रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यानी कि यहाँ पे हाई पॉपुलेशन भी है, एग्रीकल्चर भी है, वास्ट लैंड भी है। बस एक ऑब्स्टेकल है कि हम बहुत सारी रिवर्स है नदर्न प्लेन में, तो हमें ब्रिजेस बना के रेलवे सिस्टम नेटवर्क को जो है इस्टेब्लिश करना पड़ता है। नदर्न प्लेन्स कंप्लीट हो गया। अब हम इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में पढ़ेंगे, वहाँ पे ट्रेन्स कैसे लगती हैं, कहाँ, वहाँ पे कैसे रेलवे नेटवर्क को हमने इस्टेब्लिश करा। तो पेनिनसुलर रीजन कौन सा हुआ? ये इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है, ये तो मैंने गलत बना दिया, जो इंडिया का हमारा गाइस ये वाला पोर्शन है, ये हो गई हमारे पेनिनसुलर रीजन, जहाँ ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स आती हैं। तो ये जो रीजन है हमारा, इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर रीजन। अब ये पेनिनसुलर रीजन है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे, यानी कि हिल्स है यहाँ पे, छोटी छोटी हिल्स, छोटी बड़ी हिल्स हैं, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में। तो यहाँ पे अगर आपको हिल्स के अंदर से ट्रेन ले जानी होती है तो हमें टनल बनाने होते हैं। तो अगर अभी कभी आपने इन एरियाज़ में ट्रैवल करा हो, या महाराष्ट्र से नीचे यहाँ इन एरियाज़ में अगर आपने ट्रैवल करा हो ट्रेन में, तो आपने देखा होगा कि जब भी ट्रेन हम जाते हैं तो बार बार टनल्स आते हैं, टनल्स में से ट्रेन निकलती है। अब टनल क्यों होते हैं? माउंटेन्स के और हिल्स के बीच में से, जो छोटे छोटे माउंटेन होते हैं और हिल्स के बीच में से, या बहुत फॉरेस्ट टाइप आ जाते हैं, उनके बीच में से हमें रेलवे ट्रैक्स निकालते हैं, तो इसलिए टनल्स आते हैं। तो इन द हिली ट्रेन्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स।
लो हिल्स के बीच में से, जैसे ये एक हिल है और ये दूसरी हिल है, तो इसके बीच में से ट्रेन निकालनी पड़ती है हमारे को। तो यहाँ पे भी एक ऑब्स्टेकल आता है जब यहाँ पे हमें रेलवे नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। कहाँ पे? पेनिनसुलर रीजन में, क्योंकि यहाँ बहुत सारी हिल्स होती है तो टनल्स बना के हमारे को अपनी रेलवेज ले जानी पड़ती है। लास्ट आता है गाइस हमारा हिमालयन माउंटेन्स का रीजन। अब हिमालयस माउंटेन का रीजन बहुत अनफेवरेबल है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। हिमालयन माउंटेन इतनी हाई रिलीफ, भाई कैसे हम यहाँ पे पटरियाँ लगाएं, और लगाएंगे तो कितनी ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ज़्यादा रेलवेज इस्टेब्लिश नहीं करते। कहाँ पे? हिमालयन रीजन में। प्लस यहाँ पे मैंने आपको क्या था, पहले फिजियोग्राफी देखते हैं रेलवे लगाने के लिए, फिर इकोनॉमिक फैक्टर भी देखते हैं कि वहाँ पे लगाने का फ़ायदा है या नहीं है। देखो यहाँ हिमालयन रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, अब लोग कम है तो वहाँ ट्रैवलिंग के लोगों को कम ज़रूरत पड़ेगी। जो ट्रेड होगा वो आराम से ट्रक के थ्रू भी, रोडवेज के थ्रू भी सामान हम वहाँ पहुँचा सकते हैं, समझ गए। तो इसीलिए ये जो हिमालयन रीजन है, एक तो यहाँ फिजियोग्राफी भी सही नहीं है कि हम यहाँ ट्रेन लगाए, प्लस ड्यू टू हाई रिलीफ देयर इज स्पार्स पॉपुलेशन भी कम है, इसलिए ट्रेन की कम ज़रूरत है। एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो इसलिए हमें वहाँ ट्रेन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसलिए हिमालयन रीजन में ज़्यादा हमारे रेलवे नेटवर्क नहीं है। तो विद दिस गाइस हमने रेलवे नेटवर्क समझ लिए अपने, दैट किस तरीके से हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है रेलवे नेटवर्क, ठीक है। अब और भी हमें बता रखा है कहाँ कहाँ पे जो है हमारे रेलवे नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान जो है वहाँ पे सैंडी प्लेन है। क्या है? सैंड है, बहुत सारी रेत होती है। तो वहाँ पे जो है अगर हमने ट्रैक्स लगा देते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि सैंड के बहुत बड़े बड़े वो तूफान आते हैं, तो उन तूफान के नीचे पटरियाँ छुप जाती हैं। अब कोई ट्रेन आ रही है, पटरी छुप गई, दिख ही नहीं रही, तो वो कैसे चलेगी उसके ऊपर। तो इसलिए बहुत हमारे को जो है प्रॉब्लम होती है। कहाँ पे? राजस्थान वाले एरिया में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सैंड के तूफान आते हैं और जो है रेत धंसती भी है। तो आपने पटरी बनाई, पता चले नीचे ज़मीन धंस गई तो क्या होगा। तो इसलिए जो एरियाज हैं जैसे कि सैंडी प्लेन्स ऑफ राजस्थान, यहाँ पे हमारे को रेलवे नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, स्वैम्प मतलब दलदल जो वाला एरिया जो है गुजरात का, वहाँ पे भी हम रेलवे नेटवर्क अच्छे से जो है इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ दलदल होता है तो वहाँ पे हम पटरी नहीं लगा सकते। ऐसे ही फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड। ये क्या है? जहाँ डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घने घने जंगल है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, यहाँ पे भी हम रेलवे नेटवर्क अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते गाइस? एक तो अगर आपको वहाँ पटरियाँ लगानी पड़ेगी, आपको पेड़ काटनी पड़ेंगे, वो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। और जो है यहाँ पे भी जो हमारे ये जंगल होते हैं बहुत घने होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ पे भी ट्रेन लगाना हमारे लिए आसान नहीं है। ऐसे आप प्लान कर लो इसको। द contiguous stretch of Sahyadari could be crossed only through gaps or passes। साह्यादरी क्या है गाइस? दिस इज वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे भी गाइस जब हमने रेलवे नेटवर्क इस्टेब्लिश करे तो वो कैसे करे? बिटवीन द लो हिल्स, गैप्स और टनल्स बना के हमने इस्टेब्लिश करा। रिसेंट टाइम्स में डेवलप हुआ है हमारा कोंकण रेलवेज अलोंग द वेस्ट कोस्ट, जिसने मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स को फैसिलिटेट करा है इस रीजन में। एंड इससे हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आया है इस रीजन के अंदर। ये रीजन जहाँ वेस्टर्न घाट से आप समझ सकते हो यहाँ कितने मिनरल्स और कितने ही ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना इन वेस्टर्न घाट्स इस एरिया के अंदर। तो यहाँ इस एरिया में मूवमेंट के लिए गुड्स के और पैसेंजर्स के लिए कोंकण रेलवेज डेवलप हुई है। तो यहाँ पे जितनी भी रेलवे चलती है वो टनल्स और गैप्स के बीच बीच में से गुजर के निकलती है। यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक्स है गाइस कुछ प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। ये जो हमने यहाँ ये सह्याद्री घाट्स में जो है रेलवे ट्रैक्स एस्टैब्लिश करे हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे कि सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स हो जाता है यहाँ पे और लैंडस्लाइड्स आ जाती है, क्योंकि घाटीज है तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर लैंडस्लाइड आ गई पटरी के ऊपर, अगर जो है जैसे कोई रॉक्स के पीसेस आगे गिर गए तो ट्रेन आपको रोकनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे, हम बता रहे हैं रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं आज के समय में हमारी इकोनॉमी के लिए, बट रेलवेज भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करती है। क्या चैलेंजेस रेलवेज फेस करती है? तो सबसे पहला चैलेंज ये है कि कई पैसेंजर्स बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं तो पैसा नहीं मिलेगा हमारी गवर्नमेंट को उसका, ठीक है, तो नुकसान है ना। देन थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, रेलवे की प्रॉपर्टी को लोग डैमेज कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं रेलवे से सामान, पंखे चोरी कर लिए, सीट खराब कर दी, समझ गए आप। नेक्स्ट हो गया जो चेन स्टॉपिंग हो जाती है अननेसेसरी। आप चेन पुल करके ट्रेन रोक सकते हो, तो कई लोग जो है अगर उनको एक जगह पे कहीं उतरना हो तो चेन रोक देते हैं, या कुछ एकदम से ट्रेन से कुछ खाना लेने के लिए उतरना है तो ट्रेन की चेन रोक दी, तो उससे क्या होता है डिलेज होती है। ट्रेन रुकी है तो आगे वाले प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए देर हो गई, नेक्स्ट स्टेशन पर जाने के लिए लेट हो गई। तो चेन पुल्स की वजह से भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं हमारी क्या ट्रेन को, ठीक है, यानी कि हमारे रेलवेज को। तो विद दिस यही कुछ रीजंस हैं जो चैलेंजेस हैं हमारे रेलवेज के। एंड बाकी चैलेंज क्या आते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पे फिजियोग्राफी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, वहाँ हम अपनी रेलवेज एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ हमारा रेलवे वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पाइपलाइंस। अब पाइपलाइन सोच रहे होगे ना,
पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी को बिठा के हम एक जगह से दूसरी जगह पाइप में डाल रहे हैं। नहीं, एक वो सीसॉय वाला गेम ही होता है हमारा, पार्क्स में लगा होता है, कैसा पाइप सा बना होता है, वहाँ से हम नीचे जो है झूल के नीचे आ जाते हैं। बस वहीं तक देखा हमने पाइप में से निकल के ह्यूमन बींग्स का आना। बट नहीं गाइस, पाइपलाइंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के गुड्स के लिए। अब किस टाइप के गुड्स, जैसे कि वाटर, अब गंगा में से, रिवर में से पानी आपके घर तक कैसे आता है, आपको अगर टैप से आता है, टैप तक कैसे पहुँचता है, पाइपलाइंस के थ्रू पहुँचता है। इवन आज के समय पे वाटर के लिए ही पाइपलाइंस यूज़ नहीं होती हैं, जो गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गई और ऑयल हो गया, उसके लिए भी पाइपलाइंस यूज़ होती है। यानी कि ऑयल रिफाइनरी के पास में से पाइपलाइंस बिछ जाती हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ तक डायरेक्टली जो है पाइपलाइन जो है वो ऑयल और बाकी जो रॉ मटेरियल है उसको जो है ट्रांसफर कर देती है। तो यू कैन सी हियर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। हमारे लिए ये कुछ न्यू है। इन द पास्ट दे वर यूज ट्रांसपोर्ट वाटर ओनली। पहले ज़माने में पाइपलाइन जो है ना सिर्फ पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होती थी, जैसे रिवर से शहरों तक पानी पहुँचाना, ठीक है। फिर अगर हम आज की अगर बात करें तो आजकल इसके और भी बहुत यूज़ हो गए, जैसे कि बाकी प्रोडक्ट जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। और कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इनके डिज़ायर्ड इंडस्ट्री में। जैसे कोई फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, उसको रॉ मटेरियल की अपने ज़रूरत है। जैसे कोई ऑयल रिफाइनरी है, उस ऑयल रिफाइनरी से ऑयल पहुँचाना किसी इंडस्ट्री तक, तो डायरेक्टली पाइपलाइन सेटअप कर देते हैं और पाइपलाइंस के थ्रू ऑयल इंडस्ट्रीज तक पहुँच जाते हैं। यहाँ में एग्जाम्पल भी गिवन है गाइस, देखो आप यहाँ पे। नाउ दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज। फील्ड से रिफाइनरीज तक पहुंचाती हैं एंड देन रिफाइनरीज से डिजायर्ड इंडस्ट्रीज तक। जैसे कि फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में ज़रूरत है, बिग थर्मल प्लांट्स में ज़रूरत है, तो डायरेक्टली पाइपलाइंस बैठ जाती हैं, यानी कि बिछा दी जाती है, इस्टेब्लिश कर दी जाती है और उसके थ्रू जो है पाइपलाइन के थ्रू जो है रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज तक, इंडस्ट्रीज तक पहुंच जाता है। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, सॉलिड को भी हम पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब सॉलिड को कैसे करेंगे गाइस, जैसे कि आप एग्जांपल लो आयरन ओर। आयरन ओर आपने देखा है कितना हैवी और बल्की होते हैं, बड़े बड़े पीसेज आयरन के, उनको भी हम इन पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पानी मिला के, उनको स्लरी बना के, यानी कि आप सॉलिड के अंदर थोड़ा जो है उनको लिक्विड बनाओ, ठीक है, क्योंकि पाइपलाइन से तो लिक्विड ही गुजर के जाएगा। तो अगर हम सॉलिड के अंदर लिक्विड मिक्स कर दे, उसको स्लरी टाइप बना दे, तो हम पाइपलाइंस के थ्रू जो है उन्हें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और पता है आपको कि अगर हम सॉलिड को भी इस तरीके से अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उससे हमारे को काफ़ी लो कॉस्ट भी पड़ेगा ये, क्योंकि और बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि पाइपलाइंस में बीच में जाम नहीं लगता है। डायरेक्टली जो है डिजायर्ड लोकेशन तक आपका जो है प्रोडक्ट वो पहुंच जाएगा और टाइम भी कम लगेगा, साथ ही के साथ कोई और चीज़ों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो आगे हमें बता भी रखा है गाइस, फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरी। रिफाइनरी मतलब ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो हमारी अलग अलग लोकेशंस पे, जहाँ पे आपको ऑयल मिल रहा है वहीं पे हम लोगों ने ऑयल रिफाइनरी पास में लगा रखी है। तो वहाँ से इंडस्ट्रीज तक हम कैसे पहुँचाते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू। जैसे बरूनी, मथुरा में क्रूड ऑयल पाइपलाइन है, पानीपत में है। तो ये क्या करती हैं, ये डायरेक्टली जो है ऑयल को एंड जितनी भी गैसेज होती हैं उनको जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज तक पहुंचाती है। जैसे कि यहाँ पे को बता रखा है दैट गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड ओनली बी थॉट ऑफ बिकॉज ऑफ दिस पाइपलाइंस। जो फर्टिलाइजर प्लांट्स है जो गैस से चलते हैं, तो फर्टिलाइजर प्लांट्स तक जो है गैस कैसे पहुँचती है, वो इन पाइपलाइंस के थ्रू ही पहुँचती है। तो विद दिस हमने ये पाइपलाइंस कंप्लीट कर लिया। बट यहाँ पे देखो हमें पाइपलाइंस की ना एडवांटेजेस भी बता रखी हैं। देखो जब ये पाइपलाइंस हमें लगानी होती है तो इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा आती है, सबने लगाने में तो इनका काफ़ी खर्चा आएगा, ठीक है। बट उसके बाद कोई खर्चा नहीं है, फिर क्या है, फिर तो आपको बस डाल के भेजना है सामान, कोई इसमें पेट्रोल थोड़ी लग रहा है, नहीं। साथ ही के साथ बीच में यहाँ जाम भी नहीं लगेगा, और साथ ही के साथ यहाँ पे जो है ऐसा नहीं होगा कि कोई डिले, जो आप ट्रक ड्राइवर तो थोड़ी देर ट्रक रोक के खाना खा रहे हैं, जाम लगा है तो डिले होगा, यहाँ कोई डिले भी नहीं है। तो यही बात बता रखी है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट इज मिनिमल। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज ऑल्सो। ट्रांसशिपमेंट लॉसेज मतलब जब भी हम एक जगह से दूसरे जगह सामान को लोड करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस होता है। जैसे आप मान लो कि कोई सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ से सीमेंट को हम लोगों ने एक ट्रक से दूसरे ट्रक में लोड करा, तो ऑब्वियसली उस समय में कुछ ना कुछ सीमेंट जो है उसका लॉस होगा, कुछ गिर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और डिलेज भी हो सकते हैं। अब ट्रक ड्राइवर जा रहा है, बीच में उसका थोड़ी देर रुकने का मन कर गया, ट्रक ख़राब हो गया, तो डिलेज हो सकते हैं। बट यहाँ पाइपलाइंस में कोई डिलेज नहीं होते, कोई लॉस नहीं होता। नेक्स्ट देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन आवर कंट्री। एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं कौन कौन सी जगहों पे हमारी कंट्री में पाइपलाइंस है। तो फर्स्ट मेजर पाइपलाइन हमें बता रखी है ऑयल फील्ड अपर असम टू कानपुर, ठीक है। जो असम से कानपुर को यानी कि यूपी को जो है
ज्वाइन कर रही है, यहाँ से यहाँ तक ये पाइपलाइन जा रही है। तो जब असम टू यूपी ये पाइपलाइन जा रही है तो बीच में ये किस किस जगहों से होती हुई गुजर रही है, विया लिखा है, वाया मतलब कहाँ कहाँ से होती हुई गुजर रही है, बीच में गुवाहाटी से, बरूनी से और इलाहाबाद से होती हुई गुजर रही है। अब जब ये बरूनी पे आती है तो वहाँ से इसकी और ब्रांचेस जाती हैं टू हल्दई, विया राजबन, राजबन टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। तो यहाँ मैंने पिक्चर लगाई है, आप देख सकते हो कैसे ये पाइपलाइन जा रही है। नेक्स्ट फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, ये हमारी दूसरी मेजर पाइपलाइन है जो गुजरात से पंजाब जा रही है, ठीक है, गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, ठीक है। अब यहाँ बीच बीच में कौन कौन सी जगह आती है, विरामगम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, ठीक है। एंड इट हैज ब्रांचेस कनेक्ट टू कोयाली नियर वडोदरा गुजरात, ठीक है, एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो। तो ये हमारी सेकेंड पाइपलाइन हो गई। तीसरी गैस पाइपलाइन है हमारी फ्रॉम हजारी इन गुजरात दैट कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये बीच बीच में इसमें कौन कौन सी जगह आती है, विजयपुर आता है मध्य प्रदेश का, एंड इसकी ब्रांचेस जो है वो कोटा के राजस्थान में और शाहजहांपुर जो है और उत्तर प्रदेश में होती हुई जाती हैं। तो मैंने तीनों पाइपलाइंस की पिक्चर आपको दिखाई है सो दैट आप इसको समझ सको। अब हमारा पाइपलाइंस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वाटरवेज, हमारा नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क सिस्टम। तो वाटरवेज जो है गाइस अभी डेवलप नहीं हुआ, जैसे पाइपलाइन क्या बोला अभी न्यू है, ठीक है, बहुत पुराना नहीं है, बट वाटरवेज इज एज ओल्ड, आज से नहीं, इंडिया में एंशिएंट टाइम से वाटरवेज के थ्रू यानी कि समुद्र से और इनलैंड ट्रेड भी होता था, हमारी रिवर्स के थ्रू हम लोग ट्रेड करते थे। तो इसलिए हमारे कंट्री को सी फेयरिंग कंट्री भी बोले। पहले ज़माने में भी सेलर्स आते थे बाहर के देशों से, हमारे यहाँ पे ट्रेड करते थे, फिर हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ का जो ट्रेड है, कॉमर्स है, वो अपने देशों में ले जाते थे। तो आज के समय से ही वाटर ट्रेड नहीं हो रहा है हमारे यहाँ, बहुत पहले ज़माने से वाटरवेज को यूज़ करके ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन होता था, ठीक है गाइस। अब ये जो हमारा वाटरवेज के थ्रू ट्रेड होता है इसको हम सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है, सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इसमें बहुत कम फ्यूल यूज़ होता है। बट वो भी कब, जब हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को डिलीवर करने की, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं तब। तो गाइज वाटरवेज जो है हमारा सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बट किसके लिए, जब हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की बात करें तब। आपने देखा है हमारे यहाँ पे सी पोर्ट्स होते हैं, इनलैंड पोर्ट्स होते हैं जो कंट्री का सामान दूसरे देशों तक भी पहुंचाते हैं, कंट्री के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। बहुत बल्कि कंटेनर्स होते हैं, यहाँ पिक्चर देखो, इसमें सामान भरता है, शिप में बैठता है, दूसरे देशों में भी चला जाता है। तो इसलिए गाइस एक बारी में शिप में हम बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में सामान को जो है लोड कर सकते हैं और दूसरी जगह तक पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे चीपेस्ट पड़ता है और फ्यूल एफिशिएंट भी होता है, एक ही बारी में आप ज़्यादा सामान दूसरी जगह तक पहुँचा सकते हो, ठीक है। दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, हैवी एंड बल्की गुड्स को कैरी करने के लिए जो है हमारे वाटरवेज सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब हमारे इंडिया में देखो इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज भी हमारे पास, यानी कि इनलैंड हमारी कंट्री के अंदर अंदर भी हमारे पास वाटर के बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम जो है ऑपरेट करके अपने व्हीकल्स को जो है, वेसल्स को जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे रिवर्स हैं गाइस, वी हैव गंगा, वी हैव ब्रह्मपुत्रा, तो उनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं हमारे को जो है पूरा एक चैनल प्रोवाइड कर देती है कि हम जो है बोट्स चला के जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने गुड्स को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं किससे, वाटरवेज से, तो वो हमें चीप पड़ता है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे पहले इनलैंड वाटरवेज के बारे में जो कंट्री के अंदर ट्रेड के लिए यूज़ आते हैं ज़्यादातर, और फिर हम पढ़ेंगे ओवरसीज़ वाटरवेज के बारे में जहाँ हम ऐसे पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बाहर के देशों में हमारे गुड्स को डिलीवर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं हम इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज के बारे में। तो कितने किलोमीटर्स तक हमारे यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज हैं, 14,500 किलोमीटर तक हैं, और उसमें से सिर्फ 5,685 किलोमीटर जो है जो मैकेनाइज व्हीकल्स के थ्रू चलते हैं, यानी कि यहाँ बहुत मैकेनाइज व्हीकल जो हैं वो अच्छी बोट्स, फेरीज चल रही होती है उसमें। तो पढ़ते हैं अब हम अपने पहले इनलैंड वाटरवेज के बारे में जिनको हम नेशनल वाटरवेज कहते हैं। नेशनल वाटरवेज के बारे में पढ़ते हैं। तो नेशनल वाटरवे 1 है हमारा गाइस जो गंगा रिवर पे है, एंड इट इज़ बिटवीन इलाहाबाद टू हल्दिया। कितने किलोमीटर्स का है ये, 1620 किलोमीटर्स का है। नेशनल वाटरवे 2 है हमारा 891 किलोमीटर का जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, बिटवीन सदिया एंड धुबरी। नेक्स्ट हमारा नेशनल वाटरवे 3 है जो वेस्ट कोस्ट कैनाल पे है केरला के, एंड ये ज्वाइन करता है कोटापुरम, कोलम, उद्योग मंडल एंड चप्पाकारा को, ठीक है। एंड इसका जो इन सब कैनाल्स को ज्वाइन करता है, इसका एरिया कितना है 205 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास गोदावरी कृष्णा रिवर्स के अलॉन्ग भी हमारा नेक्स्ट वाटरवे है, इसको हमने नेशनल वाटरवे 4 बोला है, एंड इसका
कितना है हमारा डिस्टेंस 1078 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा नेशनल वाटरवे 5, जो कौन सी रिवर्स पे है, ब्रह्मानी रिवर अलॉन्ग विथ मताई रिवर, और जो चैनल्स है ना महामंदी और ब्रह्मानी रिवर्स के, उनको ज्वाइन करके हमने ये वाटरवे बनाया है। एंड इसका टोटल एरिया कितना है 588 किलोमीटर, और इसको नेशनल वाटरवे 5 बोला जाता है। और भी बहुत सारे हमारे पास इनलैंड वाटरवेज सिस्टम है, यानी कि वाटर चैनल्स है जिनके थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि मंडावी, जौरी, सुंदरबंस में है, बराक एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला में है। तो ये हो गए हमारे इनलैंड वाटरवेज। ओके गाइस, तो यहाँ तो हमने पढ़ा इनलैंड ट्रेड के बारे में, यानी कि कंट्री के अंदर जो रिवर्स चैनल्स के थ्रू वाटरवेज जो हमने बनाए उसके थ्रू ट्रेड। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया के पास गाइस बहुत ह्यूज कोस्ट लाइन है। यू गाइस नो हमारे पास कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है। यहाँ पे हमारे पास हमारी 2 सीज हैं जिनके थ्रू हम जो है शिप्स में सामान लोड करके बाहर के देशों में इंपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट करके सामान अपनी कंट्री में ला सकते हैं। वी हैव सच अ फास्ट स्ट्रेच ऑफ कोस्ट लाइन। तो इसीलिए इंडिया का जो 95% ऑफ ट्रेड है गाइज, वो किसके थ्रू होता है, ये सी ट्रेड, ओवरसीज ट्रेड। ठीक है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जो ट्रेड फैसिलिटेट करते हैं। तो इंडिया का 95% ट्रेड तो गाइज सी ट्रेड के थ्रू, सी पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है। तो आप समझ लो कि 95% तो यहाँ पोर्ट्स से होता है, बाकी का बचा हुआ 5% रेलवेज, रोडवेज के थ्रू होता होगा। ठीक है, और पाइपलाइंस हो गई हमारी और एयरलाइंस के थ्रू। 95% ट्रेड हमारा किससे होता है, ये हमारा समुद्र से। और अगर हम इसको कीमत में देखें, वैल्यू पैसों में देखें, कीमत में अगर इसकी देखें तो 68% ऑफ ट्रेड इज डन बाय द या फिर इज मूव्ड बाय द सी। तो अब हमें पढ़ने अपने मेजर सी पोर्ट्स, यानी कि जो है हमारे सामान को, हमारे गुड्स को जो है, ये देख रहे हो आप, ये ऐसा शिप होते हैं और इन शिप्स में कंटेनर्स भर दिए जाते हैं अलग अलग गुड्स के साथ, और वो दूसरे देशों में हमारे गुड्स को जो है इंपोर्ट करते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट करके हमारे यहाँ सामान लाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे सारे सी पोर्ट्स के बारे में। तो हमने सबसे पहले पढ़ेंगे वेस्टर्न पोर्ट के बारे में। तो यहाँ मैंने फ्लो चार्ट बना दिया जिससे हम लर्न कर सके सारे पोर्ट्स को। तो फर्स्ट पोर्ट है हमारा कांडला पोर्ट। कांडला इज इन कच्छ। कांडला पोर्ट कहाँ है, कच्छ में है, गुजरात में है, और ये पहला पोर्ट था जो डेवलप हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट पोर्ट दैट वॉज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कांडला पोर्ट है ये जो कच्छ में है। एंड ये क्यों हम लोगों ने डेवलप करा था, क्योंकि हमारा जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान के पास चला गया था आफ्टर पार्टीशन। कांडला इज अ टाइडल पोर्ट, यानी कि जब भी हाई टाइड्स होती हैं तो वी जस्ट सेल आवर शिप्स। ठीक है, इट इज यूज्ड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। अब देखो ये कहाँ है, गुजरात में है कांडला पोर्ट। एंड गुजरात के पास में हमारा ये जितना भी नर्दर्न प्लेन्स है बहुत एग्रीकल्चरल फर्टाइल एरिया है। तो जितने भी हमारे ग्रेनरी प्रोडक्ट हैं एंड जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनको हम जो है ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू द कांडला पोर्ट। ऐसे इफ आई रिमेंबर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था दैट हम लोग जो है गुजरात में जो हमारा ये पोर्ट है उसके थ्रू हम अपना जो सीमेंट है उनको गल्फ कंट्रीज को इंपोर्ट करते हैं, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो ये हमारा कांडला पोर्ट हो गया। गाइस हम अपना नेक्स्ट पोर्ट, तो अभी पहले हम वेस्ट इंडिया के साइड के जितने पोर्ट्स है वो पढ़े। नेक्स्ट पोर्ट है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट इज द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेशियस नेचुरल वेल शेल्टर्ड हार्बर। यहाँ पे जो हमारा हार्बर है वेल शेल्टर्ड है और बहुत बड़ा है। बट गाइस ये मुंबई पोर्ट पे बहुत प्रेशर पड़ रहा था, बहुत सारा ट्रेड हो रहा था मुंबई पोर्ट के थ्रू, तो इसलिए हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया। मैंने पिक्चर लगाई, आप देख सकते हो, वेयर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, विद अ व्यू टू ईज द प्रेशर ऑन मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट पे प्रेशर कम करने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया। तो आई होप आपको पिक्चर से हेल्प मिली होगी सारे पोर्ट्स को देखने में। देन कम्स आवर मारमगांव पोर्ट जो गोवा में है। मारमगांव पोर्ट इज द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। तो ये कौन सा पोर्ट है, आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। तो अगर एग्जाम में आए विच इज द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट, तो गोवा का मारमगांव पोर्ट। ठीक है, दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट। हमारा 50% आयरन एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, मारमगांव पोर्ट से। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट। इट इज इन कर्नाटका। ठीक है, ये कर्नाटका में है एंड ये एक्सपोर्ट करता है हमारा आयरन ओर। जो भी आयरन ओर हमने कुद्रेमुख माइन से जो है एक्सट्रैक्ट कर होता है उसको हम जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं थ्रू द कर्नाटका का न्यू मैंगलोर पोर्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कोची पोर्ट। कोची पोर्ट कहाँ है हमारा, इट इज एट द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पॉइंट। एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पॉइंट पे है और ये लगून की एंट्रेंस पे है। अब गाइज ये जो हमारा कोची पोर्ट है ना, एक तो ये एंट्रेंस ऑफ द लगून पे है, प्लस ये एक नेचुरल हार्बर प्रोवाइड करता है हमारे को। नेचुरल हार्बर मतलब गाइज हार्बर होता है एक ऐसा लैंडफॉर्म सा एरिया, हमारा ऐसा एरिया हमारे पानी का जो डीप इतना हो कि हम आराम से अपने शिप्स को एंकर कर पाए और थोड़ा सा शेल्टर्ड भी होता है। तो आप जितने भी पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे आपने सुना होगा वर्ड हार्बर। हार्बर होते हैं यानी कि वहाँ पे शिप्स आराम से जो है वहाँ पे इतना डीप हो पानी कि हम अपने शिप्स को एंकर कर पाए। तो ये हमें नेचुरल हार्बर प्रोवाइड करता है, हमें आर्टिफिशियली हार्बर नहीं बनाना पड़ता कोची पोर्ट पे।
नेक्स्ट आता है हमारा तुतिकोरन पोर्ट। इट इज एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट इन तमिलनाडु। अब ईस्ट पोर्ट्स आने लगे हैं हमारे। दिस पोर्ट हैज अ नेचुरल हार्बर, इसका भी नेचुरल हार्बर है इन रिच हिंटरलैंड। Thus, it has a flourishing trade, handling a large variety of cargoes to even neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. Next आता है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट is one of the oldest artificial ports of the country. ये एक artificial port है। It is ranked next to Mumbai in terms of volume of trade. तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहाँ से हो रहा था? मुंबई पोर्ट पे। तो हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया कि उसका प्रेशर कम हो। अब सेकेंड नंबर पे आता है हमारा चेन्नई पोर्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट आया हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट। दिस इज डीपेस्ट लैंडलॉक वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। ये लैंडलॉक पोर्ट है और बहुत डीप है, ठीक है, ये याद रखो। दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। पहले इसको ज्यादातर क्यों यूज करा जाता था? ओरिजिनली इसको किस लिए हमने कंसीव करा था? आउटलेट फॉर एन आयरन ओर एक्सपोर्ट, आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है पाराद्वीप पोर्ट। दिस पोर्ट इज लोकेटेड इन ओडिशा, स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन। हमारा गाइस कोलकाता पोर्ट, ये एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। तो आप मैप में देखो जो कोलकाता है, अगर वहां तक हमें शिप्स पहुंचाने हो उस पोर्ट से, तो वहां से जो है शिप पहले रिवर में एंटर करते हैं, देन दे रीच टू द पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट एक रिवराइन पोर्ट है। दिस पोर्ट सर्व्स अ लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो गाइस ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है, ये हमारा जितना भी ये एरिया है, पूरा नदर्न रीजन जो है, वहां से जो कुछ भी हमें जो है एक्सपोर्ट करना हो, इंपोर्ट करना हो, उसके लिए हमें बहुत ही एक अच्छा पोर्ट मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोलकाता पोर्ट। अब ये पोर्ट पे बहुत सारा काम होता था, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो इसका प्रेशर कम करने के लिए एक सब्सिडियरी पोर्ट बना हल्दिया पोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं गाइस हम, दैट इज आवर एयरवेज। एयर ट्रैवल टुडे इज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत जल्दी होता है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत शान की बात है भाई, एरोप्लेन में बैठ के गए थे हम तो, ठीक है। तो इट कैन कवर डिफिकल्ट टेरेन्स, चाहे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या हमारा रेगिस्तान हो या घने जंगल हो या ओशियन हो, हर एक जगह से एरोप्लेन तोड़ के निकल जाएगा, ठीक है। थिंक ऑफ नदर्न ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे नदर्न ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, ठीक है, ऐसी रिलीफ्स हैं जहाँ पे हम जा ना पाए, ऐसे टेरेन्स है, ऊपर नीचे टेरेन्स है, वहाँ ना जा पाए, डेंस फॉरेस्ट है, फ्लड वाले एरियाज हैं, इन सब एरियाज में जहाँ पे आप रोडवेज रेलवेज के थ्रू नहीं जा सकते, एयरवेज के थ्रू जा सकते हो। ट्रैवल ने इस सबको ईजी कर दिया है, ठीक है। द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज इन 1953। एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर दिया गया था 1953। अब हमारे पास एयर इंडिया है जो हमें प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, ठीक है। डोमेस्टिक भी यानी कि कंट्री के अंदर भी आपको फ्लाइट लेके कहीं जाना हो तो यू कैन प्रेफर एयर इंडिया इफ यू वांट, एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज भी हमें एयर इंडिया प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे हमें पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के बारे में बता रखा है, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, जो सी के अंदर होते हैं, समुद्र के अंदर हो रहे होते हैं, वहाँ तक जो है उनको हेलीकॉप्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो सी के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी ऑयल के रिसर्च हो रही है, ऑयल एंड गैस ऑपरेशन के ऑपरेशन चल रहे हैं, उन एरियाज तक जो है ये पवन हंस हेलीकॉप्टर जो लिमिटेड है वहाँ तक जो है हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इवन जो इनएक्सेसिबल एरिया है हमारे नदर्न ईस्टर्न स्टेट के, नदर्न ईस्टर्न स्टेट में कुछ ऐसे एरियाज है जो इनएक्सेसिबल हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, तो वहाँ पे हम हेलीकॉप्टर फैसिलिटी के थ्रू पहुँच सकते हैं, एयरवेज के थ्रू पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब एयरवेज जो है गाइज, इट इज़ नॉट इन एवरीवन्स रीच, कॉमन पीपल की रीच में एयरवेज नहीं है सबके, क्योंकि बहुत महंगा है गाइस। बट अगर हम नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं कि हम वहाँ तक जो है अपना ये हेलीकॉप्टर हो जाए या एयरवेज को पहुँचा दे, सो दैट नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पे बाकी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहुँचाना बहुत मुश्किल है, चाहे वो रोडवेज हो लिंक करना मुश्किल है, रेलवेज लिंक करनी मुश्किल है, तो अगर हम वहाँ पे एयरवेज को पहुँचा देंगे उनको सस्ता करके, तो वहाँ पे भी हम डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं। तो विद दिस हमने एयरवेज भी गाइस कंप्लीट कर लिया, ज़्यादा नहीं था एयरवेज के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, दैट इज कम्युनिकेशन। ओके गाइस, तो अब हम चैप्टर के नेक्स्ट हाफ पे आ गए हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट कम्युनिकेशन। तो हमने अपनी फर्स्ट लाइफलाइन पढ़ ली है नेशनल इकोनॉमी की, दैट वाज ट्रांसपोर्ट। दूसरी लाइफलाइन है कम्युनिकेशन। एज आई टोल्ड यू कि कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन गोज हैंड इन हैंड, यानी कि अगर कंट्री में ट्रेड डेवलप होना है तो ट्रांसपोर्टेशन तो सही है, साथ के साथ में गाइस हमारे को कम्युनिकेशन भी जरूरी चाहिए। तो कम्युनिकेशन कोई आज डेवलप नहीं हुई है, जब से ह्यूमन बींग्स जो है अपीयर हुए हैं हमारे अर्थ में, तब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन यूज हो रहे हैं, बट उसका जो पेस है यानी कि जो उसकी स्पीड है वो चेंज हो गई है। अब आज से अगर मैं अपने छोटे होते की बात करूँ तो हमारे पास मोबाइल नहीं थे, जब मैं छोटी थी घर में टेलीफोन होता था, फिर हमारे यहाँ पे मोबाइल आया, देन मेरे सामने सामने ही हमने कीपैड
कीपैड वाला मोबाइल भी देख लिया, फिर हमारे सामने हमने QWERTY कीपैड वाला ही मोबाइल देखा, देन हमने उसके बाद स्लाइड वाला देखा, देन टच स्क्रीन एंड नाउ इन्फिनिटी डिस्प्ले एंड सो ऑन गाइस। तो हमने अपनी, अगर मैं अपनी ही बात करूँ गाइस एंड आप लोगों ने भी, हमने अपने बचपन से लेके इतने टाइम स्पैन में ही देख लिया कितनी स्पीड पे ये जो है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है। तो यही चीज़ हमें बताई गई है दैट कम्युनिकेशन सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर। आज के समय में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी बहुत ईजियर हो गई है। अब हमारे पास दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में हमारे पास रिसीवर होता है, कम्युनिकेटर होता है, सेलफोन, आपके स्मार्टफोन्स, आपका मोबाइल फोन, टेलीफोन, ये क्या कर रहे हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन में लेटर आप लिख के किसी को भेज रहे हो, वो आता है पर्सनल कम्युनिकेशन में। एंड मास कम्युनिकेशन में गाइस आता है रेडियो, प्रेस, फिल्म एक्सेट्रा, ठीक है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं मोबाइल एंड लेटर्स, एंड मास कम्युनिकेशन में यू हैव टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। तो पर्सनल कम्युनिकेशन को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे को बुक में गिवन है अबाउट भारतीय डाक या फिर इंडियन पोस्ट। तो पर्सनल कम्युनिकेशन जो लेटर्स के थ्रू हम कर सकते हैं गाइज, यानी कि 1-to-1 कॉन्वर्जेशन है, आप खत लिख के किसी को भेजो, जिसके घर वो पहुंचेगा वो आराम से बैठ के पढ़ सकता है, बात हो गई। बट आजकल हम लोग लेटर नहीं लिखते, हम फोन कॉल करते हैं। तो हमारे को तो बुक में इंडिया के जो है पोस्टल नेटवर्क सिस्टम के बारे में बता रखा है दैट फैसिलिटेट्स द पर्सनल कम्युनिकेशन इन आवर कंट्री। तो जो हमारा पोस्टल नेटवर्क सिस्टम है इंडिया का, इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। आज के समय पे ये कम यूज होता होगा पर्सनल लेटर्स के लिए, बट पहले जमाने में बहुत हाई लेवल पे ये यूज होता था। एंड गाइज हमारी कंट्री में जो इंडियन पोस्ट है ये अलग अलग टाइप के जो पर्सनल कम्युनिकेशन है उसको हैंडल करता है। जैसे कि अगर आपको कार्ड्स एंड एनवेलप्स किसी को भेजने हैं, कार्ड भेजना है, एनवेलप भेजना है, तो उसको फर्स्ट क्लास मेल में कंसिडर करा जाता है और उसे जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए लैंड एंड एयर लिफ्ट करा जाता है, यानी कि उसको एयर लिफ्ट करके जो है हेलीकॉप्टर्स एंड एयरवेज के थ्रू जल्दी से जल्दी जो है उसको मेल कर दिया जाता है। तो फर्स्ट क्लास मेल, अब हमारा इंडियन पोस्ट है उसमें फर्स्ट क्लास मेल होते हैं, सेकंड क्लास मेल होते हैं। तो फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं कार्ड्स और एनवेलप्स, इनको जो है यहाँ गिवन है एयर लिफ्ट करा जाता है बिटवीन स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में एयर लिफ्ट करा जाता है थ्रू लैंड एंड एयर। फिर आता है हमारा सेकंड क्लास मेल, इसमें आते हैं बुक, पैकेट्स हो गए, रजिस्टर हो गए, पार्सल्स एक तरीके से। तो ये सेकंड क्लास मेल में आते हैं और इनको लैंड एंड वाटर वेज के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट करा जाता है। और क्विक डिलीवरी के लिए अब हमारी कंट्री में पोस्टल नेटवर्क को डेवलप करने के लिए जल्दी से डाक पहुंचे जो है अभी भी बहुत जगहों पे यूज होता है। इंडियन पोस्ट अभी भी बहुत यूज होता है, पार्सल इधर से उधर यूज करने के लिए पोस्टल नेटवर्क अभी भी यूज होता है, लेटर्स भेजने के लिए पोस्टल नेटवर्क अभी भी यूज होता है। तो जल्दी से उसको करने के लिए हमारी कंट्री में 6 चैनल्स बनाए गए हैं रिसेंटली, जो हमारे पोस्टल नेटवर्क सिस्टम को है और ज़्यादा तेज कर दे। वो 6 नेटवर्क क्या है, राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, बिजनेस चैनल है, बल्क मेल चैनल है, पीरियोडिकल चैनल है। एंड गाइज दिस यू हैव टू लर्न। हमने पोस्टल नेटवर्क पढ़ लिया, अब उसके बाद आता है हमारा टेलीकॉम नेटवर्क, यानी कि वो टेलीफोन वाला, ठीक है, जो आप कॉल करके एक दूसरे से बात करते हो। तो इंडिया इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स हैं गाइज, सबके पास मोबाइल फोन है, सबके घर में फोन्स है। तो हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है हमारी कंट्री का इन एशिया। हमारे यहाँ पे आज के समय पे तो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन यूजर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, इसलिए आप समझ सकते हो कि हम लार्जेस्ट हैं। नेक्स्ट हमारी कंट्री में STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी जो है उसको जो है बनाया गया था सो दैट विलेज लेवल पे भी हम लोग जो है कम्युनिकेशन को जो है पहुंचा पाए। अब हमें स्टार्ट करना है हमारा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट के लिए, अवेयरनेस पर्पस के लिए, नेशनल प्रोग्राम पॉलिसीज को अनाउंस करने के लिए यूज होता है। इसमें आती है टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स। इंडिया की अगर हम बात करें तो वी हैव सो मेनी रेडियो स्टेशन, बट जो हमारा नेशनल रेडियो स्टेशन है वो है आकाशवाणी, जैसे जिसपे आप मोदी जी का मन की बात सुनते हो, ठीक है, जिसपे नेशनल रीजनल प्रोग्राम्स, वहाँ पे गाने भी आते हैं, न्यूज़ भी होती है, आकाशवाणी, ठीक है। किसी बच्चे को अगर आकाशवाणी का रेडियो नंबर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो विद दिस हमने पहला हमारे को ऑल इंडिया रेडियो बता रखा है मास कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव नेशनल चैनल ऑल्सो दैट इज पॉपुलरली नोन एज दूरदर्शन। दूरदर्शन हमारा नेशनल चैनल है जिसपे हमारे को जो है रिपब्लिक डे की परेड भी दिखाई जाती है, इंडिपेंडेंस डे की परेड, सो मेनी कल्चरल प्रोग्राम्स, बच्चों के रिलेटेड कार्टून्स भी आते हैं उस पर कभी कभी, एंड क्या हमारे मैचेस भी उस पर आते हैं। तो दूरदर्शन द नेशनल चैनल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इट ब्रॉडकास्ट वेरियस प्रोग्राम्स हो, एजुकेशनल पर्पस हो, सब डिफरेंट एज ग्रुप के लिए। टेलीविजन में हमारे पास है दूरदर्शन। तो पहले हमने रेडियो पढ़ लिया, दूसरा हमने टीवी पढ़ लिया। थर्ड हम पढ़ते हैं इंडिया पब्लिशेस लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पीरियोडिकल।
पीरियोडिकल्स। तो न्यूज़पेपर पीरियोडिकल डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हमारे कंट्री में कितनी सारी लैंग्वेजेस है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, तो हर एक पूरी कंट्री में हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस के डायलेक्ट्स के न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं। अबाउट 100 लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर जो है हमारी कंट्री में पब्लिश होते हैं। इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर्ड फिल्म। तो गाइस एंटरटेनमेंट पर्पज से जो फिल्म्स बनती है वो भी मास कम्युनिकेशन में आती है, बिकॉज ईच एंड एवरीवन कैन व्यू इट। ठीक है, कोई भी देख सकता है जाके अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो जो फिल्म्स आती हैं उनको जो है हमारी कंट्री में एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है जो पहले हर एक फिल्म को रिव्यू करती है। अगर बाहर के देश से भी कोई फिल्म, जैसे अब हमारे यहाँ मार्वल्स की इतनी मूवीज आती हैं और हमारे यहाँ बाहर के देश की कई फिल्म्स लगती हैं हमारे हॉल्स में, तो उसको पहले रिव्यू करा जाता है चेक करने के लिए, सेंसरशिप होती है कि कंटेंट बिल्कुल ठीक है या नहीं। और इंडिया में भी जो मूवी बनती है पहले उनको जो है चेक करा जाता है कंटेंट ठीक है या नहीं, सही है या नहीं। तो कंटेंट का चेकिंग का काम कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जब कोई मूवी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से जो है अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं तभी हम उसको जो है लॉन्च कर सकते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मूवीज का भी बॉलीवुड, आपको पता ही है, ये तो पता है हमें। तो विद दिस गाइस हमने जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया। अब आता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। तो गाइस ट्रेड क्या होता है? पहले ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। अगर आप किसी से गुड जो है उसको दे रहे हो, खरीद रहे हो, उसे बेच रहे हो फॉर प्रॉफिट मोटिव, उसको हम कहते हैं ट्रेड। तो ये जो ट्रेड होता है वो अमंग द पीपल्स भी हो सकता है, अमंग टू स्टेट्स भी हो सकता है, अमंग कंट्रीज भी हो सकता है। तो जब ये ट्रेड अमंग कंट्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस टेक प्लेस। अब ये ट्रेड कहाँ पे होता है? मार्केट में होता है। अब ये जो मार्केट होती है फिजिकल भी होती है, नॉन फिजिकल भी होती है। जैसे आज के समय पे मार्केट भी है, वहां से भी जाके आप सामान खरीद सकते हो, और साथ ही के साथ आपके पास नॉन फिजिकल मार्केट्स भी है, जैसे अलग अलग आपके पास ऐप्स हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और आपके पास बहुत सारी ऐसी जो है आईटी सेक्टर डेवलप्ड ऐप्स भी हैं जिनके थ्रू आप, वेबसाइट्स है जहाँ से आप हमें मार्केट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आप अपना सामान बेच सकते हो और सामान खरीद भी सकते हो। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। अब मैंने आपको बताया ना, गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसका लेन देन को हमने क्या बोला? ट्रेड बोला। बट ये जो ट्रेड है अगर दो कंट्रीज के बीच में होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड तो किसी के भी बीच में हो सकता है, टू ह्यूमन बींग्स के बीच में, दो लोग भी आपस में ट्रेड कर सकते हैं। आपने एक को सामान बेचा, उससे सामान खरीदा। दो स्टेट्स भी आपस में कर सकते हैं, दो शहर के लोग भी आपस में कर सकते हैं। बट जब ये ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में होता है तो हम उसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। समझ गए? अब लोकल ट्रेड क्या होता है? एक लोकल, तो इंटरनेशनल ट्रेड आप समझ गए, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। लोकल ट्रेड होता है जो सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस के, शहर से कस्बे में गया सामान, एक टाउन में गया, टाउन से विलेज में गया, गांव में गया, वो गया लोकल ट्रेड। और स्टेट लेवल का भी ट्रेड होता है, जैसे यूपी एंड बिहार के बीच में ट्रेड हो रहा है, दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो ये हो गया स्टेट लेवल का ट्रेड। अब धीरे धीरे बहुत एडवांसमेंट हो रही है हमारी कंट्री में, तो जैसे जैसे कंट्री एडवांस प्रॉस्पर, इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होती रहती है, वैसे वैसे उसका इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ता रहता है। और इंटरनेशनल ट्रेड की हमारी कंट्री में ज़रूरत क्यों बढ़ रही है? हर कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करवाना पड़ता है? क्योंकि गाइस हर जगह पे सब कुछ अवेलेबल नहीं है। अब हमारी कंट्री में जो है हमारे पास ऑयल नहीं है, तो ऑयल हमें अरब कंट्रीज से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, तो हम उसे एक्सपोर्ट करें। अब हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल मिलता है, हमारे यहाँ पे इतना अच्छा जूट मिलता है, तो उसको हम बाकी कंट्रीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। समझ गए? हमारे यहाँ टी और कॉफी अच्छी उगती है, तो उसको हम बाकी कंट्रीज को इंपोर्ट कर सकते हैं जिनके पास टी कॉफी नहीं है। काफी टाइप के ट्रेड होते हैं, बट अभी हमने क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो गाइस जैसे जैसे हम देखते हैं किसी कंट्री में अगर इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो रहा है। देयरफॉर जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको इकोनॉमिक बैरोमीटर बोला जाता है कंट्री का, यानी कि नापना है अगर आपको कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आप उसका इंटरनेशनल ट्रेड चेक करो। अब इंटरनेशनल ट्रेड होता क्यों है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान की खरीदारी होती क्यों है या बेचना होता क्यों है? तो गाइस इसलिए होता है क्योंकि हर जगह पे एक चीज अवेलेबल नहीं होती है। समझ गए आप? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट होता है मतलब कि आपने अपनी कंट्री से कोई सामान दूसरी कंट्री को भेजा तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। अगर आपने किसी और कंट्री से कोई सामान खरीदा तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो गाइस अब हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑयल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बट इसलिए हमारे को जो है उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है अरब कंट्रीज से। हम अरब कंट्रीज से जो है अपनी कंट्री में जो है क्या कराते हैं? तेल जो है वो क्या करवाते हैं? इंपोर्ट करवाते हैं। हम उन्हें पैसे देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज देते हैं और उनसे खरीदते हैं। अब ऐसे ही तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? जब हम क्या करवाते हैं, बाहर के देशों से तेल खरीदते हैं तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। अब ऐसे ही कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्या नहीं है? अच्छी टी और कॉफ़ी नहीं है, बट हमारे यहाँ पे ऐसे टी और कॉफ़ी कल्टिवेशन होती है, तो हम उन कंट्रीज को टी और कॉफ़ी जो है क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। तो तब उसको क्या बोला जाता है? एक्सपोर्ट बोला जाता है। तो हर जगह पे सब कुछ अवेलेबल नहीं है। अब कुछ ऐसी कंट्रीज होंगी जिनके पास कोल नहीं है, तो वो बाहर से कोल को मंगवाएंगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड तो गाइस होना ही होना है। इंटरनेशनल ट्रेड इज मस्ट। एक जगह पे आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है। अब कुछ कंट्रीज है जिनके पास पानी नहीं है तो वो पानी इंपोर्ट करा रहे हैं,
ठीक है। कुछ कंट्रीज है जिनके पास में अच्छी कॉटन अवेलेबल नहीं है, तो वो कॉटन फैब्रिक अपने पास इंपोर्ट करा रहे होंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज मस्ट, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है अगर किसी कंट्री का ज़्यादा है, मतलब कंट्री इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो रही है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझना है हमें यहाँ पे, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है गाइस? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। और देयर इज 2 मोर कॉन्सेप्ट जो हमें समझने हैं, एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो गाइस ट्रेड हमेशा 2 कंट्रीज के बीच में होता है। तो यहाँ मैंने कंट्री ली है यूएई एंड इंडिया, ठीक है। तो हम लोग जो है ऑयल इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। ऑयल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट कराते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है ये लार्ज क्वांटिटीज़ में, बट डिमांड बहुत है। तो इसलिए हमारे को इंपोर्ट कराना पड़ता है ऑयल, कहाँ से? यूएई से। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया कि अगर हम यूएई से ऑयल इंपोर्ट कराते हैं तो हम उन्हें पैसे देते हैं। तो सपोज करो हमने यूएई से इंपोर्ट कराया ऑयल, कितने का? 200 करोड़ का ऑयल हमने उन्हें इंपोर्ट करा लिया। हाइपोथेटिकल है ये, ठीक है, हाइपोथेटिकल, हमने खुद से ये एग्जाम्पल बनाया है। तो हमने 200 करोड़ का जो ऑयल है इंपोर्ट करा लिया, किससे? यूएई से। तो हमारी इंपोर्ट की वैल्यू कितनी हुई गाइस? 200 करोड़ हो गई, ठीक है। और हमने जो है बदले में, अब यूएई को भी ऑब्वियसली किसी न किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो हमने मान लिया कि हमने यूएई को एक्सपोर्ट करा सीमेंट। अब यूएई को सीमेंट की जरूरत थी तो यूएई ने हमारे इंडिया से खरीद लिया क्या? सीमेंट। तो हमने एक्सपोर्ट करा, जो चीज़ हम दूसरी कंट्री को बेचते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमने एक्सपोर्ट करा यूएई को क्या? सीमेंट। कितने का करा? 100 करोड़ का करा। तो ऐसी सिचुएशन में गाइस इंपोर्ट बड़ा है या एक्सपोर्ट बड़ा है? इंपोर्ट बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गाइस बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि अगर इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम तो उसको अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। एंड ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, यानी कि बाहर के देश से हम ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा दे रहे हैं उनको, और एक्सपोर्ट कम आ रहा है हमारे यहाँ पे, एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज कम आ रहा है। समझ गए आप? तो ये हो गया अनफेवरेबल ट्रेड। बट इसकी सिचुएशन को हम कुछ और देखते हैं, जैसे कि अगर हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट हो गया गाइस क्या? 200 करोड़, यानी कि हमने 200 करोड़ का जो गुड्स हैं उनको बाहर के देशों में जो है एक्सपोर्ट करा, और यहाँ हमारा इंपोर्ट है सिर्फ 100 करोड़। तो इस सिचुएशन में एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम, तो इस सिचुएशन को क्या हम बोलेंगे? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट इज़ गुड फॉर अ कंट्री। तो आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड समझ में आ गया और इनफेवरेबल फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं गाइस क्या क्या कमोडिटीज़ को हम एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट यानी कि बाहर के देशों को हम क्या क्या बेचते हैं, तो हम बाहर के देशों को जेम्स बेचते हैं, अलग अलग हीरे जवाहरात बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, केमिकल्स और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट, टी, कॉफ़ी, बहुत कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कॉटन के जो यान होता है वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। सो मेनी थिंग्स वी एक्सपोर्ट। अब कमोडिटी जो हम इंपोर्ट करते हैं यानी कि बाहर के देशों से खरीदते हैं, उसमें सबसे पहले तो गाइस पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सब लिख देना, वो हम इंपोर्ट करते हैं। ज्वेलरी एंड कुछ टाइप की जेम्स हम इंपोर्ट भी करते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं मिलती उन्हें हम इंपोर्ट करते हैं। केमिकल और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी, जैसे पोटैश को हम इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। कुछ बेस मेटल्स, कुछ ऐसे मेटल जो हमारी कंट्री में नहीं मिलते वो हम इंपोर्ट कराते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी आइटम इंपोर्ट कराते हैं हम। एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो कुछ हमारी कंट्री में नहीं मिलते वो हम इंपोर्ट भी कराते हैं, कुछ जो हमारी कंट्री में ज़्यादा ज़रूरत हो उनको इंपोर्ट कराते हैं। नाउ इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ सॉफ्टवेयर जाइंट। हमारी कंट्री एक सॉफ्टवेयर जाइंट की तरह डेवलप हो रही है। हमारी कंट्री का IT सेक्टर बहुत डेवलप हो रहा है, वो बहुत ही एक्सट्रीम एंड अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे सॉफ्टवेयर बिकते हैं, उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, तो इट इज़ गिविंग बूस्ट टू आवर इकोनॉमी, ठीक है। अब हमारा गाइस इंटरनेशनल ट्रेड का सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है टूरिज्म एज अ ट्रेड। तो यू नो टूरिज्म भी ट्रेड को बहुत फैसिलिटेट करता है। अब टूरिज्म कैसे करता है? आप किसी बाहर की कंट्री में अगर घूमने जाते हो तो वहाँ सबसे पहले होटल लेते हो, फिर आप एक गाइड लेते हो, फिर आप वेरियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो। आप वहाँ पे अगर गए हो तो आप कहोगे कि मैं यहाँ पे जो है आइस स्केटिंग कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सी सर्फिंग कर लेता हूँ, पैराग्लाइडिंग कर लेता हूँ, रोप क्लाइंबिंग कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कपड़े खरीदूंगा, यहाँ से मेमोरेबल सुवेनियर लेके जाऊँगा अपनी फ्रेंड के लिए और पूरी फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेके जाऊँगा, चॉकलेट लेके जाऊँगी। तो ये सब आप सोचते हो ना बाहर के देश में जाके ये सब करेंगे, तो ये सब चीज़ों में क्या होता है? आप वहाँ के देश को जाके पैसे दोगे उन लोगों को। तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेड। जब आप बाहर की कंट्री में जाके उनसे खरीद रहे हो चीज़ों को, सामानों को, तो ये ट्रेड को डेवलप करता है, ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। तो टूरिज्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ ट्रेड, ठीक है। टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटैंशियली ओवर द लास्ट 3 decades। अब पिछले 30 सालों से हमारे यहाँ ट्रेड इंक्रीज हो रहा है,
15 मिलियन पीपल हमारे यहाँ डायरेक्टली टूरिज्म में इन्वॉल्व है, जैसे कि डायरेक्टली टूरिज्म इन्वॉल्व मतलब होटल्स हैं जिनके अपने रेस्टोरेंट्स हैं, जो टूर गाइड्स हैं, जो अलग अलग जो एडवेंचरस एक्टिविटी जैसे ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है, समझ गए आप, अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल्स है गाइस जो अलग अलग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, ठीक है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वेंडर्स एंड ऑल दैट, जो सुवेनियर्स बेचते हैं, हैंडीक्राफ्ट जो अपने अपने एरियाज़ के हैंडीक्राफ्ट बेचते हैं, अपने अपने एरियाज़ के जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो जो ट्रेडिशनल थिंग्स हैं वो बेचते हैं, उसको हम कहते हैं, वो सब लोग कैसे टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। टूरिज्म इंडस्ट्री नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करता है। जब आप दूसरे की अपनी स्टेट में भी अगर आप घूमने जा रहे हो किसी और, जैसे इफ़ वी आर नॉर्थ इंडियन, हम साउथ इंडिया घूमने जाते हैं, उनकी कल्चर को समझते हैं तो वी फील वेरी गुड। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। हम समझते हैं अच्छा यहाँ पे जो है इस टाइप का फूड खाया जाता है, ऐसे लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन, जब साउथ इंडिया से कोई हमारे यहाँ आता है, वो हमारे यहाँ का रहन सहन देखते हैं, हमारे यहाँ के कल्चर देखते हैं, तो वो हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, समझ गए आप। तो ये हमारा इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन भी प्रमोट करता है टूरिज्म। और प्रोवाइड सपोर्ट्स टू लोकल हैंड। अब आप जब भी कहीं जाते हो तो वहाँ की लोकल कोई चीज़ होती है जो आप चाहते हो कि मैं यहाँ से खरीद के लाऊं, कि मुझे याद रहे कि मैं यहाँ गया था, ठीक है। एंड कल्चरल परस्यूट से भी इंक्रीज होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी बढ़ती है। गो एंड अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ अनदर प्लेस, ठीक है। आप जाके वहाँ का खाना टेस्ट करते हो, आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, ठीक है। तो कल्चर भी इंक्रीज होता है इससे। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ कल्चर एंड। जब बाहर के देश से लोग आते हैं हमारी कंट्री में अलग अलग मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने एंड कल्चर्स हमारे समझने, तो पूरे वर्ल्ड वाइज बेस पे लोग हमारी कल्चर एंड हेरिटेज को समझ पाते हैं। विद दिस गाइस, अब हमें बता रखा है फॉरेन टूरिस्ट विजिट टू इंडिया फॉर हेरिटेज। अब हमारी कंट्री में बाहर के देश से इंटरनेशनली फॉरेनर्स हमारी कंट्री में क्यों आते हैं? तो सबसे पहले तो वो आते हैं हेरिटेज टूरिज्म के लिए, बिकॉज वी हैव सो मेनी मॉन्यूमेंट्स, तो मॉन्यूमेंट्स को देखने आते हैं। देन इको टूरिज्म, यानी कि हमारी कंट्री में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं एंड इको फ्रेंडली बहुत सारी जगहें हैं, तो उन्हें घूमने आते हैं। एडवेंचर टूरिज्म के लिए आते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह करने के लिए। कल्चरल टूरिज्म के लिए हमारा कल्चर देखने आते हैं। मेडिकल टूरिज्म, हमारी कंट्री की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी हैं, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स है, ऐसे ऐसे ट्रेन डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ जो बाहर के देशों में नहीं है, तो लोग अपना इलाज कराने आते हैं। एंड बिजनेस टूरिज्म, बिजनेस के लिए आते हैं। तो इन सब पर्पज से बाहर के देश से लोग हमारे यहाँ टूरिस्ट बन के आते हैं। देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। हमारी कंट्री में हर एरिया में हम टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। कितना सुंदर है हमारा देश, कहीं पे भी अलग अलग चीज़ें हम डेवलप करके अपनी कंट्री में टूरिज्म बढ़ा सकते हैं। जैसे कि वी जस्ट हैड हम लोगों का कुछ समय पहले इस्टेब्लिश हुआ क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी। उससे क्या हुआ, उसके आसपास के एरिया में टूरिज्म डेवलप होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर द अपकमिंग इंडस्ट्री। अब एफर्ट्स लग रहे हैं कि अलग अलग तरीके से कंट्री में टूरिज्म डेवलप करा जाए। अब आप सिंपल ले लो गाइस, दुबई लोग क्यों जाना चाहते हैं? अरे बुर्ज खलीफा देख के आएंगे, ठीक है। आप लोगों को पेरिस जाना है आईफिल टावर देखने के लिए, उसके नीचे पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए। तो ये सब अगर किसी कंट्री में ऐसे कुछ अलग अलग से मॉन्यूमेंट्स बन जाएं और एफर्ट्स हो कि वहाँ पे जो है ऐसा कुछ स्पोर्ट्स हो, जैसे दुबई जाके लोग बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, तो अगर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएं जिससे हमारी कंट्री में भी आके लोग खुश हों, चीज़ों को देखें, उन्हें एंजॉय करें, तो हमारी कंट्री में भी टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है। और उसके आसपास से जितने लोग ट्रेड से इन्वॉल्व है, अब कोई बाहर के देश से हमारे यहाँ पे आया है तो वो हमारे होटल्स में रुकेगा, हमारे यहाँ खाना खाएंगे, हमारे वेंडर्स जो इधर उधर छोटा मोटा सामान बेचते हैं उनसे सामान भी खरीदेंगे, तो कितना ज़्यादा ट्रेड होगा। तो इसलिए अगर हम टूरिज्म को डेवलप करेंगे तो ट्रेड भी डेवलप होगा। तो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपकी क्लास 10 की ज्योग्राफी फुली कंप्लीट हो गई है एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगती होगी क्लास 10 की ज्योग्राफी। If you have any queries, you can tell me down in the comment section. इसी तरीके से मैंने क्लास 10 की सोशल साइंस एंड इंग्लिश का भी फुल सिलेबस पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके पढ़ सकते हो। सारे के सारे चैप्टर्स आर देयर ऑन माय चैनल, यू कैन गो एंड स्टडी। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी है, तो उसकी प्लेलिस्ट भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन स्टडी हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्लस माई इंस्टाग्राम आईडी इज गिवन, जहाँ पे मैं सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट नोट्स अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इंस्टा चलाते हो या सीधा मेरे आईडी पे लिंक चेक करके आप जाके जो है उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा स्टडी मटेरियल गिवन है, समरीज गिवन है, चैप्टर के नोट्स गिवन है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस गिवन है, बैक क्वेश्चंस गिवन है, उनको आप एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम माई इंस्टाग्राम आईडी। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो विद दिस आई एम गोइंग नाउ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।